बाजार में है सुस्ती का माहौल, लेकिन हरे निशान के साथ ज्यादातर वक्त होता हुआ कारोबार। ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजार मजबूत रहने में बरकरार। आखिरी 1.5 घंटे में मजबूती बढ़ाएंगे, लाइफ टाइम हाई पर क्लोजिंग होंगे या फिर रहेगी ऐसी ही सुस्ती। क्या करें कल हफ्ते की एक्सपायरी की तैयारी और बचे हुए 1.5 घंटे का ट्रेड। स्वागत है आप सबका, फोकस रहेगा इसी पर फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और बाजार में एक्शन है भरपूर। बैंक्स एक बार फिर से चुस्ती पकड़ते हुए दिख रहे हैं और अनिल जी ने कहा भी था कि सेकंड हाफ आज एक्टिव हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लोजिंग शो की। सबसे पहले बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं सर। मजबूती के साथ बाजार हैं आज। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स के संकेत है उसको देखते हुए बाजारों को अच्छा माना जाए, बढ़िया माना जाए, मजबूत माना जाए। और दीप इसीलिए सुबह से हम लगातार कह रहे हैं कि देखिए निचले सुरों से बाजार में आपको सपोर्ट आता हुआ जरूर नजर आएगा। वो आता दिख रहा है छोटे दायरे में हल्की बढ़त के साथ 15,850 के करीब है। बैंक निफ्टी 100 अंकों की मजबूती के साथ 35,700 के ऊपर निकलता हुआ अब 150 अंकों की मजबूती बन चुकी है। IT और ऑटो दो स्पेस कमजोर हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सब जगह अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। और डिफेंसिव शेयरों से आ रही है लीडरशिप। FMCG, फार्मा दोनों मजबूत है। रियल एस्टेट शेयर जिनका 2 दिनों से हम जिक्र कर रहे हैं, यहां पर बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में। कल के उतार चढ़ाव के बाद 30 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स आखिरी बार मैंने जब देखा तब नजर आए ऊपर की तरफ, और अब देख सकते हैं आप 15 पॉइंट ऊपर है। यूरोप के बाजारों में आधा से 1% तक की मजबूती है। तो ग्लोबल संकेत कल की कमजोरी के बाद अब बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, या कम से कम आपको खराब नजर नहीं आएंगे। ये एक अच्छा सा आपके सामने संकेत आता हुआ दिख रहा है। दीप बिल्कुल सर, तो बाजार का मूड माहौल सुधरते हुए दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में भी एक्शन अब ठीक ठाक होते हुए दिख रहा है सर। और जैसा आप कह भी रहे थे, आज सुबह की सेकंड हाफ एक्टिव होते हुए दिखेगा। तो क्या फिर से एक्शन की उम्मीद लगाएं सर? और स्पेशली बैंक्स वापस लीडरशिप लेते हुए दिख रहे हैं। कैसा एक्शन आपको समझ में आ रहा है सर? दीप, सुबह हम यही बात कर रहे थे कि देखिए सबसे ज़्यादा मजबूती बैंक निफ्टी में दिख रही है। और भले ही निफ्टी आपको रेंज माउंट दिखे, लेकिन बैंक निफ्टी ने रेंज से बाहर निकलकर ब्रेकआउट के संकेत देते हुए दिखे। और एग्जैक्टली ट्रेडिंग सेशन उसी तरह का पैन आउट होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरह से। जो कहते हैं कि एक बुकिश स्टाइल में जो काम होता है, बिल्कुल जैसा कहा जाता है कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, एग्जैक्टली वैसा होता दिख रहा है। पहले सपोर्ट लेवल 15,790 के आसपास, वहां पर सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, वहां से 10 पॉइंट नीचे से घूमा है। बैंक निफ्टी 35,450 का पहला सपोर्ट लेवल था। आप देखिए पहले सपोर्ट लेवल से ही बाजार घूम गया। कहाँ कमजोरी है? 75-80 पॉइंट जब SGX निफ्टी नीचे दिख रहा था, सबको बड़ा स्ट्रेस हो रहा था, पसीने आ रहे थे और लग रहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और कल लॉन्ग पोजीशन लेकर गए तो क्या, तो इस तरह की लॉन्ग पोजीशन में इसीलिए हमेशा आपके पास एक ऑप्शन का हथियार होता है। नीचे के लेवल का अगर आप ऑप्शन खरीद लें, या ऊपर के लेवल का आप कॉल ऑप्शन बेच दें, या नीचे पे पुट ले लें, तो आपकी स्ट्रेस कम हो जाती है। बाकी मोमेंटम जो मजबूती का है वो तो है ही, तो इसलिए कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिनों से लगातार FIs ने अपनी बिकवाली से हाथ रोका है, वो एक बड़ा आपके पास कंफर्ट है। ग्लोबल मार्केट्स थोड़े उतार चढ़ाव वाले हुए हैं, कोई खराब हुआ नहीं है, और बाजार डे हाई की तरफ फिर से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है अगले 1.5 घंटे में भी एक्शन भरपूर रहेगा। डेटा में तैयार कर रहा हूँ। अच्छी बात ये दीप की डेटा भरपूर है, भारी भरकम है। ऑप्शंस में मजा आएगा उनको विस्तार से देखने में। लेकिन 15,870 के आसपास जहाँ तक मेरा अंदाजा है, एक लाइफ टाइम हाई 15,869 की हुई है अब तक की, उसके ऊपर बाजार बंद होने के लिए तैयार है। देखते हैं आखिरी 1-1.5 घंटे में थोड़ा मजबूरी, थोड़ा सा डाउ फ्यूचर को जोर लग जाए, 75-100 पॉइंट ऊपर हो जाए तो बाजार और मजबूत बन जाए। लेकिन हाँ, 2 लेवल पर नज़र है। एक तो दीप क्लोजिंग के लिहाज से 15,870 या 860 में एग्जैक्ट लेवल चेक करके बताऊंगा। मेरे ख्याल से अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग हमें 15,860 की मिली है, वो ध्यान में रखिए। और बैंक निफ्टी में इस रनअप में हमने 35,650 की हाईएस्ट क्लोजिंग देखी है। तो इन 2 लेवल के ऊपर क्लोजिंग होंगी तो बाजार में बहुत ही भरपूर एक्शन और आगे के लिए कल के लिए बनता हुआ नजर आएगा। तो मैं पॉजिटिव हूं, और अगर गिरावट मिलती है अगले 1.5 घंटे में तो उसके लिए खरीदारी के लिए भी तैयारी आपको रखनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, कल तो 1 पॉइंट से रह गया नया इंट्राडे रिकॉर्ड। फिलहाल 65 अंकों की देरी है, बट लग रहा है कि एटलीस्ट नया क्लोजिंग रिकॉर्ड तो आपको निफ्टी पर आते हुए दिख सकता है। और साथ ही बैंक्स में है जबरदस्त एक्शन। हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं और जानेंगे उनसे कि कौन से स्टॉक्स पर नजर है। पर उससे पहले एक बार देख लेते हैं आज के खबरों वाले शेयर्स और साथ ही आने वाले दिनों के लिए अहम इवेंट्स। मानसी और वरुण रोज की तरह हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर?
जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, आज रेडिंगटन की बोर्ड बैठक जस्ट खत्म हुई है और इसके चलते यहाँ पर बोनस इशू को लेकर भी फोकस आता हुआ दिखा है। ये खबर निकल कर आ चुकी है। इसके अलावा एफओएमसी की बैठक के मिनट्स जारी होते हुए दिखेंगे। कल टीसीएस के नतीजों के साथ पहली तिमाही के नतीजे की शुरुआत होगी। आरबीआई जीसैप 2.0 के जरिए 20,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदेगा। एक्स डिविडेंड बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एचपीसीएल, एलएनटी टेक्नोलॉजीज जैसे शेयर्स कल ट्रेड होते हुए दिखेंगे। शुक्रवार के दिन जीआर इंफ्रा और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आईपीओ बंद होते हुए दिखेंगे। साथ ही डेल्टा कॉर्प के नतीजे इस दिन आएंगे। एक्स डिविडेंड, डॉक्टर रेड्डीज लैब, नवीन फ्लोरिन और ट्रेंड जैसे शेयर्स एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। तो कल से कह सकते हैं Q1 FY22 के नतीजों के सीजन की भी शुरुआत हो रही है टीसीएस के नतीजों के साथ। बिल्कुल, तो टीसीएस के नतीजों पर तो रहेगी नजर। और भी ढेरों एक्शन है बाजार में और आज कुछ अपडेट्स भी आते हुए दिख रहे हैं और साथ ही कुछ और खबरें भी हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो जो सरकारी कंपनियों के लिए खबर आई कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है वो अब वित्त मंत्रालय की हिस्सा होगा। इसके बाद जितने भी पीएसयू स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी हद तक आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। इसके अलावा नैटको फार्मा के लिए खबर आई कि दिल्ली कोर्ट से एफएमसी कॉर्पोरेशन की अर्जी जो है उसको मंजूरी दी है। सीटीपीआर मामले में ये अर्जी जो है वो दी गई थी। वहीं इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक 30 जून तक ग्रॉस एडवांसेस जो है 17,840 करोड़ के आसपास है। कुल डिपॉजिट 17,100 करोड़ के आसपास रहा है। कासा रेशियो जो है करीब 40% के आसपास रहा है। 34% से बढ़ के ये आया है। क्योंकि यहाँ खबर ये आई कि एलआईसी ने यहाँ पे अपना हिस्सा घटाया है। पिछले क्वार्टर में 6.12% से घटा के 4.68% हो गया है। आईचेक हेवी इंजीनियरिंग इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। 4 रिएक्टर्स के लिए एक ऑर्डर मिला गया है इस कंपनी को। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इस कंपनी ने एक करार किया है। इसका मतलब बेसिकली टाटा पावर और ओडिशा सरकार की जो जेवी है टीपी कॉर्पोरेशन, उसके साथ इस कंपनी ने करार किया है। डिजिटल पेमेंट के लिए करार किया गया है। वही मैट्रिमोनियो.com वेडिंग सर्विस एग्रीगेटर शादी सागा में इस कंपनी ने 100% हिस्सा जो है वो खरीद लिया है। ओएनजीसी जिंदल साव यहाँ नजर रखिएगा क्योंकि ओएनजीसी के हवाले से खबर आ रही है कि ओएनजीसी से जिंदल साव को करीब 270 करोड़ का ऑर्डर मिला है। रेडिंगटन आज बोर्ड की बैठक थी बोनस शेयर पे और बोनस शेयर जारी करने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 1:1 के बोनस शेयर जो है वो जारी किए जाएंगे। काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स आज हुई है। एक एक मैं नाम लेता हूँ आपके सामने। एनएमडीसी, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, भेल, हिंदुस्तान कॉपर, ओरिएंट सीमेंट, नागार्जुन फर्टिलाइजर और डीएफएम फूड्स, ये तमाम वो कंपनीज है जहाँ पे आज ब्लॉक डील्स हुई है। उसका इम्पैक्ट आपने इन स्टॉक्स में देखा है। ओके, तो ढेर सारा एक्शन है वॉल्यूम के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से और बाजार की रिकवरी के लिहाज से। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है। इससे दमदार, इससे बेहतर पैनल हो नहीं सकता। नाम देखिए, चेहरे देखिए। कुणाल जी, राकेश जी, किरण जी, वागले साहब, जय ठक्कर, आशु जी, सारे के सारे हमारे साथ हैं, एकदम तैयार, चुस्त दुस्त मुस्तैद। और सचिन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। परंपरा के मुताबिक पहला बिगुल वागले साहब के नाम, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। ये दमदार पैनल का, ये मेरे हिसाब से ये कॉल, मेरा दमदार कॉल होना चाहिए। टाटा स्टील में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। 1200 का वो ब्रेकआउट लेवल है। अभी 1200, एक्चुअली हमने 1206-7 में आइडेंटिफाई किया। अभी बात करते करते 1212-13 हो गया। अभी भी लीजिए, 1206 तक बाइंग रेंज रखिए। 1200 के नीचे का स्टॉप लॉस 1197 का और 1250-1260 का पहला टारगेट। पोजिशनली मुझे लगता है ये 100 रुपए की मुंह दे सकता है। 1300-1320 अगर आप 3 से 4 दिन का व्यू लेके खड़े रहे तो। ओके, तो टाटा स्टील में खरीदारी करने की राय है, लेकिन टाटा स्टील में वागले साहब के साथ मी टू करते हुए किरण जी भी और साथ ही कुणाल जी और राकेश जी भी, तीनों को पसंद है टाटा स्टील। तो चलिए वागले साहब के साथ साथ आपका भी कॉल ले लिया जाए। किरण जी, आप भी मी टू में? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, टाटा स्टील का स्टॉक तो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से इसने पिछला स्विंग टॉप क्रॉस किया है और जो वॉल्यूम से किया है वो बहुत बेहतरीन है। मैं वागले जी के बिल्कुल साथ हूं। मैं वागले जी ने जो टारगेट दिया है वही मेरे टारगेट से, स्टॉप लॉस भी वही है 1200 के नीचे। जी,
वागले साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं जाता हूँ कुणाल जी राकेश जी के पास। जी वागले साहब। अनिल जी, पहले तो धन्यवाद, आप मेरे पास पहले आए। क्या मतलब हमारे उम्र का लिहाज करके आपने मेरे को ये डिस्काउंट दिया कि मैं जेन्युइनली सबसे फास्ट था? नहीं, आप जेन्युइनली सबसे फास्ट थे, इसमें कोई डाउट नहीं। सबसे पहले आप ही का रिक्वेस्ट था कि मेरे पास आए बिगुल के लिए, और उसके बाद इसी क्रम में मैं पहुंचा हूं। तो चलिए, और वैसे आपकी खुशी के लिए हम ये भी कह सकते हैं, इसके साथ साथ उम्र का भी लिहाज था, सीनियरिटी का भी लिहाज था, तो इससे आप खुश हो सकते हैं। बताएं कुणाल जी राकेश जी, आपके लेवल्स भी टाटा स्टील के लिए। जी देखिए अनिल जी उससे पहले अनिल जी एक छोटा सा बोलना चाहूंगा। जो भी आपने कॉम्प्लीमेंट दिया ना कि दमदार पैनल और नाम लिए, तो अनिल जी मैं काफी दिनों से लो फील कर रहा था, आज काफी लो था, तो मतलब कि पूरी एनर्जी जो है ना अनिल जी, एनर्जी का संचार हो गया। तो उस कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद। सब कुछ तो अनिल जी किरण जी ने बोल दिया है कि एक पिवट हाई टूटा है, क्लियर है, क्लियर ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक बुलिश सॉसर पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आ रहा है, और अनिल जी ये जो मेटल्स की तेजी है अनिल जी, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। बहुत सारे लोग इसको राइट ऑफ करते हैं, थोड़े दिन मेटल्स चुप हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं बस अब यहीं से गिरावट आएगी। मेटल्स में अभी भी बहुत स्टीम बाकी है और टाटा स्टील को बाय करके चलना है। 1200 से नीचे 1199 जो हमारी सबकी आम राय है, वही स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 1250 रुपए का रख लें, दूसरा टारगेट 1275 रुपए का, बाय करके चलें टाटा स्टील। बिल्कुल, टाटा स्टील पे हमारे सारे एक्सपर्ट्स की खरीदारी करने की राय। लेकिन अब तक तो मी2 आपने सुना था, लेकिन एक नया शब्द मैंने आज सुना है, V2। ये कुणाल जी ने मुझे लिख के भेजा। पहले वागले साहब का बिगुल बजा, किरण जी ने लिख के भेजा मी2, और कुणाल जी ने लिख के भेजा V2। तो ये नया ये टर्म पहली बार ही सुनने में आया, V2। सुन के अच्छा लगा। चलिए, कहीं तो इन लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं मी2 से V2 की तरफ। बधाई हो आप दोनों को। लेकिन एक चीज़ और बता दूं बंसल जी, ये जो आप कह रहे थे मैं ज़रा लो फील कर रहा था, जोश और एनर्जी का संचार हो गया। देखो, ये आपको है ना, जब भी ऐसी फीलिंग आए ना तो तुरंत मुझसे संपर्क कर लें। सुबह 7 बजे भी SGX निफ्टी 75-80 पॉइंट नीचे बड़ा लो फील करता है। फिर जब 8 बजे हम शुरू करते हैं अपनी एनर्जी का संचार करना, तो 75 का रह जाता है 40 पॉइंट, 35 पॉइंट। और फिर जब 9, सवा 9 बजे जब हम खोलते हैं शो, तो एकदम फ्लैट हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो जब अगर सिंगापुर वाले हमसे ले रहे हैं एनर्जी, तो आप तो एकदम हमारे दिल के करीब है। शो में कभी भी ले लीजिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर। लेकिन फिलहाल हम लेते हैं सचिन जी की तरफ से एक बढ़िया पिक, सचिन जी के लिए बिगुल BTST का। जी सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, मेटल्स डेफिनेटली बजिंग है पिछले 15-20 मिनट से। जिस तरीके से स्पाइक्स आए हैं, जो स्टॉक मेरे रेडार में रहा है, जहां पर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी एडवाइस किया है पोजीशंस लेने के लिए, वो स्टॉक है जिंदाल स्टील। एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लग रहा है लगभग मोमेंटम जो आज के सत्र में नज़र आ रहा है, वो लगभग 416 के आसपास एक्सटेंड होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 398 के आसपास। डिक्लाइंस अगर मिलते हैं 401 के आसपास एक आइडियल लेवल होगा जहाँ पे ये स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। पोजिशनली एक्सपेक्टेशन यही होगी कि 430 के आसपास का एक स्विंग हाई है, आई थिंक वो पर्टिकुलर हाई भी अटेम्प्ट होना चाहिए अगले 1 से 2 दिनों में। तो खरीदारी करनी है जिंदाल स्टील में। स्टॉप लॉस होगा 398 का, इंट्राडे टारगेट होगा 316 का, एंड फाइनल टारगेट होगा 430 का पोजिशनली। ओके, 416 और 430 ये हैं दो टारगेट जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। 398 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए JSPL में खरीदारी करने की राय। आइए बढ़े आगे, उससे पहले एक बार राय ली जाए बाजार पर आशु सर से भी। आशु सर स्वागत है आपका भी। बताएं सर, क्या है इरादा? क्या वाकई में बैंक निफ्टी कुछ इस बार जोर लगा रहा है रेंज से बाहर निकलने का, या फिर फंसेंगे यहीं पर आकर? अनिल जी देखिए, बैंक निफ्टी पॉजिटिव तो है, लेकिन ऐसी कोई फंसने वाली बात भी नहीं है। और अनिल जी निफ्टी भी मुझे लगता है कि रेंज में अभी तो वही रेंज है अनिल जी, 15,600 और 16,000।
लेकिन अनिल जी मतलब कोई पैनिक नहीं है बाजार के अंदर, और मुझे लगता है कि 900 फिर क्रॉस करने का, अगर आप परसों अनिल जी हमने एक स्प्रेड बनाया था 15,800 900 और वो सेफ है 16,000 तक, उसका पीक प्रॉफिट है 900, तो मुझे अभी भी लगता है कि अनिल जी आज डे एंड तक भी या कल ये 900 क्रॉस करेगा, तो मूड अनिल जी पॉजिटिव है। और ऐसी अगर जो बीच बीच में करेक्शंस आती हैं तो वो अच्छी बात है अनिल जी, मतलब एक रेंज के अंदर ही करेक्शन है, कोई ऐसी मार्केट में अभी भी दिक्कत नहीं लिखती। स्टॉक स्पेसिफिक अनिल जी जरूर छोटी मोटी प्रॉब्लम रह सकती हैं। और अनिल जी हैविंग सेड दैट, मैं एक स्टॉक की कॉल भी देना चाहता हूं। और अनिल जी अब 6 स्प्रेड हो गए हैं हमारे, उन 6 स्प्रेड में से 2 का हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल से टाटा मोटर के साथ जो हुआ वो बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो टाटा मोटर का जवाब देना तो अनिल जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो अनिल जी मतलब जो एक लेसन लर्न किया है, शायद आप भी कभी तो मतलब जैसे मैं कहता हूं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में वाली बात से, कुछ दिन तो गुजारो स्प्रेड में। अनिल जी टाटा मोटर में 355 पे प्रॉफिट आ रहा था, कुछ लोगों ने बुक किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अनिल जी बुक नहीं किया होगा। और अनिल जी उन बहुत सारे लोगों ने आज इसका वैल्यू समझा होगा कि कल जो टाटा मोटर में एक्सीडेंट हुआ अनिल जी, उस स्प्रेड में मतलब 50-40 रुपए टाटा मोटर घट गया, 10% का सर्किट लग गया अनिल जी, आज भी 3 रुपए का लॉस है, सिर्फ 3 रुपए का लॉस है। और बाकी अनिल जी 4-5 स्प्रेड है, टाटा स्टील, टाटा पावर, नैल्को की मैं बात करूंगा अभी, सब प्रॉफिट में है। और अनिल जी जो परसों एक स्प्रेड बनाया था नया भेल, अनिल जी भेल ने भी आज ट्रैक्शन शुरू कर दी है, और 1 रुपए की और वेट कर रहा हूं अनिल जी, 68 रुपीज। 68 क्रॉस करते ही भेल में एक नया मोमेंटम आ जाएगा, और आप देखना कि सब फिर वो टेक्निकल चार्ट्स भी शुरू हो जाएंगे मोमेंटम पकड़ने के लिए, और ये 75 की तरफ भाग जाएगा। लेकिन अनिल जी फिर डिसिप्लिन 65-75 के स्प्रेड के साथ ही मैं भेल में रहना चाहूंगा। तो अनिल जी ये 5-6 स्प्रेड है, पर्टिकुलरली टाटा मोटर। अनिल जी टाटा मोटर में एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के बाद जो अनिल जी चोट भरने में थोड़ा टाइम लगता है, बट कोई ज्यादा मंदी नहीं है। अनिल जी अगर हम टाटा मोटर की कल जिस न्यूज की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी भी मैं बात करूं, मैं अभी कंफर्म नहीं हूं पूरी तरह से, लेकिन अनिल जी लंदन में यूके में पूरी सपोर्ट है, और उनके लॉसेस भी शायद कॉम्पनसेट होंगे अगर उनको इस वजह से होते हैं। तो ये न्यूज जब बाहर आएगी तो टाटा मोटर धीरे धीरे करके वापस आ सकता है। और लास्टली अनिल जी स्प्रेड की ब्यूटी ये होती है कि स्प्रेड को आप रिपेयर भी कर सकते हो। अगर किसी को 370 की कवर करके नीचे 360 या 350 में भी आना है तो वो विंडो भी हमारे पास अवेलेबल होती है। तो अनिल जी टाटा मोटर में मुझे कोई फ्रेश मंदी नहीं दिखती है, और स्प्रेड के साथ बिल्कुल बने रहे। 3 रुपए का लॉस है अनिल जी, कल एक्सीडेंट हुआ था, सब जगह पैनिक था, सब व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन हम शांति से बैठे हुए थे, एज ए स्पेक्टेटर देख रहे थे। अनिल जी नई कॉल जो मेटल्स में भी सब बात कर रहे हैं, नई कॉल है अनिल जी नाल्को की। अनिल जी नाल्को बैन में है, लेकिन जब ये बैन से बाहर आएगा तब जब लेने के लिए भागेंगे तो नहीं मिलेगा। तो नाल्को कैश की डिलीवरी उठा लीजिए, और मुझे लगता है कि आप 75 का स्टॉप लॉस रख के ये 100 रुपए की तरफ जा रहा है, उससे भी ऊपर जा सकता है। तो नाल्को में अनिल जी कैश की डिलीवरी उठा लें, और जब फ्यूचर में खुलेगा तो सब लेग भागने को आएंगे, तब हम बेचेंगे, तब हम बुक करेंगे, या तब जिसने आज लिया है वो बहुत अच्छी सिचुएशन में होगा। सो अनिल जी वो फ्रेश कॉल है वो नाल्को की है जी। अच्छा आशु सर, ये जो आप अभी थोड़ी देर पहले टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे, जिसमें आप कह रहे थे कि बड़ा डिसिप्लिन रखना चाहिए, और ये वो बार बार आप जब डिसिप्लिन कहते हैं तो वो है ना, हमको वो वाली बहुत फीलिंग आती है जो हॉस्टल में हमारे वो नहीं होता, सुपरिटेंडेंट वार्डन होता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बार बार डिसिप्लिन की बात करता है। एक कभी कभी वो स्कूल में ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, बहुत डिसिप्लिन की बात है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता लाइफ में डिसिप्लिन से हट के भी बिना डिसिप्लिन वाली लाइफ भी जिए, कितना मजा आता है। वैसा कभी कभी नहीं करना चाहिए, आपको नहीं लगता? अनिल जी आप ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। अनिल जी सिर्फ इसी में डिसिप्लिन रखना है क्योंकि पैसे लग जाते हैं। बाकी अनिल जी अगर आप मुझसे कहेंगे तो मुझसे ज्यादा कोई इनडिसिप्लिन नहीं होगा। मैंने तो मस्ती की पाठशाला में शेयर किया था, उसी वार्डन के चक्कर में हम तो स्कूल में सस्पेंड भी हुए हैं। तो अनिल जी बाकी लाइफ में वो जो ये जवानी है दीवानी में कहते हैं ना कि बदतमीजी एक बीमारी है, तो अनिल जी वो उम्र के साथ ही जाती है, वो नहीं जाती। बट अनिल जी इस चीज में पैसे लगते हैं। सो यही एक डिसिप्लिन है जो मैं चाहता हूँ सब फॉलो करें कि पैसे नहीं देने इस मार्केट के अंदर। अनिल जी पैसे कमाने बहुत मुश्किल है और संभालने उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो अनिल जी बाकी सब चीजों में इनडिसिप्लिन मैं करता हूँ और मैं टोटली अप्रूव करता हूँ, बट सिर्फ एक चीज में अनिल जी डिसिप्लिन, पैसे बचाने हैं। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन करके हल्के फुल्के अंदाज में इसीलिए पूछा ताकि लोगों को ये समझ में आए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही आशु सर ने।
अगर आपके पास टाटा मोटर्स रह गया, सिर्फ 3 रुपए का नुकसान है स्प्रेड में। ये बड़ी चीज़ है। नहीं तो आप टाटा मोटर्स 10% नीचे और आप सोच सकते हैं अगर एक लोट रह जाए, या अगर आपने एक नेकेड कॉल भी खरीदा है तब भी कितना नुकसान हो सकता है। तो उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, बाकी तो ठीक है, ये मस्ती मजाक हमारी चलती है, लेकिन वाकई में आपकी ट्रेडिंग में जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो कई बार सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन आना ज़रूरी है। ये ध्यान में ज़रूर रखिए। तो ये है आपके लिए पूरा एक्शन। अब नेल्को खरीदने की राय आशु सर दे रहे हैं। नेल्को को आप खरीद कर रखें यहाँ पर 82 रुपये के आसपास, और 100 रुपये के टारगेट के लिए 75 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आपको तेजी करनी चाहिए। जय भी हमारे साथ है। जय, आप कुछ चार्ट्स देखकर ये बताइए, बैंक निफ्टी क्या आपके हिसाब से ब्रेकआउट हो गया है, या अगर होना बाकी है तो क्या लेवल चाहिए आज आपको क्लोजिंग के लिए? और देखो, ध्यान से सुनना, मेरा सवाल अलग है। क्या लेवल आपको क्लोजिंग के लिहाज से आज बैंक निफ्टी का चाहिए, या जब भी मिले कि इसके ऊपर बंद होगा तो बैंक निफ्टी मेरा 37,700 का लाइफ टाइम हाई जो अभी तक बना है इंट्राडे में, या 37,300 का क्लोजिंग बेसिस पे लाइफ टाइम हाई है, वहां तो पहुंचेगा? अच्छा, इन शॉर्ट और छोटा कर दो, आपके लिए आसान कर दूं सवाल, कौन से लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होगा तो आप कहेंगे कि ये 37,000 जरूर पार करेगा? जी अनिल जी, पहले तो ये कहूंगा कि मुझे बैंक निफ्टी पर स्ट्रेंथ लगी रही है। इनफैक्ट इसी के कारण मैंने मॉर्निंग में निफ्टी पर कॉल दिया। सो आई वाज बुलिश ऑन बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में कल कॉल दिया था तो मैं सोचा कि बैंक निफ्टी की तेजी के सपोर्ट के कारण हमें निफ्टी में तेजी देखने मिलेगी, और बैंक निफ्टी अच्छे तेजी में है ही। इनफैक्ट मेटल्स का भी सपोर्ट मिल गया निफ्टी को, तो निफ्टी और ऊपर आ गई। बट जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है अनिल जी, मैं कहूंगा कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ चुका है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। और 35,600 आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर इसके ऊपर बंद देता है, जो अभी ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट 35,700 के ऊपर है, मैं तो कंफर्टेबल हूँ 35,600 के ऊपर ही। सो ऑलरेडी 100 पॉइंट उसके ऊपर चल रहा है, एंड आई थिंक यहाँ पे ही क्लोज दे देता है, या तो इसके और ऊपर अगर जाता भी है तो अच्छा ही है। बट 35,600 के ऊपर अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में बंद है बैंक निफ्टी में, सो आई थिंक ये एक अच्छा एक लेवल है यहाँ पे लॉन्ग करने का। रिस्क रिवॉर्ड वाइज काफी फेवरेबल है, और आई थिंक ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपका सवाल है अनिल जी, कि क्या हम लाइफ टाइम हाई देखने हमें मिलेगा बैंक निफ्टी में, वेदर क्लोजिंग बेसिस पे के हाई टू हाई बेसिस पर। तो आई थिंक यस, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है अनिल जी। ये जो लेवल्स को बैंक निफ्टी ने निकाला है 35,600, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखिए लास्ट 2-3 दिनों में, तो जो हिसाब से एक मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, जो हिसाब से एक लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, वॉल्यूम्स हमें देखने मिले, वो सारी चीजें देख के मुझे ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट जब मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को भी जाकर देख रहा हूँ, तो जो हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो जहां पे मोमेंटम मिसिंग था, पीएसयूज तो चल ही रहते इतने समय से, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खास कर एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई एक्सिस, सभी में एक अच्छा मोमेंटम हमें फिर से देखने मिला है। आई थिंक ये जो 35,600 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने मिल रहा है अभी एज ऑफ नाउ, तो दैट इज क्वाइट बुलिश। इतना इनफ है अनिल जी लाइफ टाइम हाई फिर से क्रिएट करने को। तो लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने की तैयारी, अगर आज क्लोजिंग एक मजबूत मिल जाए 35,650, इस पूरे रनअप में बेहतरीन क्लोजिंग अब तक की जो बैंक निफ्टी की मिली है उसके पार जाने को और बंद होने को है तैयार। ये है आपके लिए बैंक निफ्टी बेहद मजबूती। कौन कह सकता था कल शाम को, जिसने डाउ देखा, ईमानदारी से कसम खा के बोले। अच्छा, आप में से किस किस ने देखा था, जरा एक बार मुझे सबके चेहरे दिखाइए जरा, किस किस ने शाम को कल 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे किस किस ने डाउ देखा था? बताइए, डाउ के दर्शन किस किस ने किए थे मुझे जरा जल्दी से शाम को? किसी ने नहीं। मतलब मैं दिन भर में इतना काम कराता हूँ कि शाम को आप लोग कुछ भी काम मार्केट की तरफ देखते भी नहीं है। वेरी नाइस। चलो, ये अच्छी आदत है कि जब जो होगा वो तो सुबह होगा। रात को बिना मतलब दुखी होने से क्या फ़ायदा। 500-600 पॉइंट देखकर दुखी हो, फिर पता चला सुबह उठे तो ये तो 200 ही नीचे बंद हुआ, फिर पता चला 75-80 पॉइंट एसजीएक्स नीचे है, पता चला कि खुला तो 5-15 पॉइंट ही नीचे है, और फिर पता चला बंद तो हम और ऊपर हो रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा डाउ की तरफ देखना, उस पर ध्यान देना कम करें। बंद तो ना करें, कम कर दें, तनाव न लें। अगर हो भी जाए तो तनाव न लें। तनाव दूर करने के लिए हम बैठे हैं, और बाकी कुणाल जी और राकेश जी बैठे हैं, उनके लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, चार्ट कॉर्नर पिक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल पर खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, और ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल
कोई नॉर्मल कैंडल नहीं है, ये पिछले 2 दिन के हाइज को, मतलब कि पिछले 2 दिन की कैंडल्स को इनगल्फ कर रही है। एक क्लियर कट संकेत है रिवर्सल का, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है सेल का, ये स्टॉक आज भी रैली दिखाने का पोटेंशियल रखता है और कल मॉर्निंग में गैप अप का एक पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कई सारी वजह है सेल सेल पर खरीदारी की राय देने के लिए। सबसे बड़ी वजह है कि एक मेजर सपोर्ट है 121.22 के आसपास, उस लेवल को स्टॉक ने नहीं तोड़ा। मेटल्स में तेजी आ रही है और सेल जब कभी मेटल्स में तेजी बनती है सबसे तेज धावक है सेल, तो इस पर दाव लगाना चाहिए, इन स्तरों पर बाय करके चलें। 122 रुपए 50 पैसे पर 125 रुपए 50 पैसे 125.50 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट ही 135 रुपए का, दूसरा टारगेट 140 रुपए का। तो 2 बड़े अग्रेसिव टारगेट्स के लिए सेल में हमारी बाय करने की राय। बिल्कुल, तो 135 140 के टारगेट्स के लिए सेल पर करें खरीदारी, ये है राकेश जी कुणाल जी की राय। आइए चलते हैं जय ठक्कर के पास। बिल्कुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीप, आज मेटल स्टॉक्स में तो काफी मतलब सभी के कॉल्स मैच हो रहे हैं। अब मेरा भी सेल ही है, कॉल 128.75 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चलना है। 125 के स्टॉप लॉस के साथ लेना है। इसमें पहला टारगेट बनेगा 134 का, दूसरा टारगेट बनेगा 137 का। 134 137 ये 2 टारगेट्स के लिए सेल फ्यूचर्स को खरीदना है दीप। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, एक और मेरा जो ऑब्जर्वेशन मैं ऐड करना चाहूंगा, बाकी जो राकेश जी कुणाल जी ने कहा वो एकदम सही है। एक और चीज जो ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जब भी इतने दिन का जो कंसोलिडेशन हुआ है, टाटा स्टील हो कि सारी मेटल स्टॉक्स में हो सेल हो, तो टाटा स्टील में तो क्लियरली फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। सेल में जब मैं सारी ये कंसोलिडेशन के हाइज और लोज ज्वाइन कर रहा हूँ, जो कुणाल जी बता रहे थे अच्छा बेस बना है, तो सारे ही बेस अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, टॉप्स ज्वाइन करता हूँ, तो बहुत ही अच्छा एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। वीकली चार्ट्स पर भी अगर मैं देख रहा हूँ तो काफी ऑब्वियसली दिख रहा है ये पैटर्न, और ये 4th वेव में बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड जनरली ऐसे पैटर्न्स में काफी अच्छे होते हैं, एंड इसीलिए खरीदने की सलाह है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पोजिशनली दीप अगर 136 निकाल देगा तो 150 पार भी चले जाएगा, मतलब प्रीवियस हाइस को भी निकाल देगा। बट शॉर्ट टर्म में 135 एंड 134 137 ये 2 टारगेट्स के लिए सेल फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। ओके, तो सेल पर करनी है खरीदारी। कंसेंसस कॉल बन रही है मेटल्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। अब से ओपनिंग से अब तक जितने भी बिगुल आए हैं सारे के सारे मेटल स्टॉक्स के लिए रहे हैं। देखते हैं सचिन जी को भी क्या एक और मेटल स्टॉक पसंद आ रहा है। बिगुल BTSTT। बताएं सचिन जी, मेटल्स या फिर कुछ और? दीपांशु मेटल्स के रिलेटेड है, बट मेटल्स नहीं है, स्टॉक है L&T। जिस तरीके से ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर रहा है पिछले 4 दिनों से, एक अच्छा कंसोलिडेशन इसने होल्ड किया हुआ है। अराउंड 1480 के आसपास एक अच्छा बेस है, एंड 1500 का एक ऑप्शन बैरियर है, वो लगभग इसने आज के सत्र में चैलेंज किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी क्लासिकल ब्रेकआउट हो सकता है। जैसे ही स्टॉक अराउंड 1500-1502 के आसपास स्विंग करे, मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से, इंट्राडे के लिहाज से जो टारगेट्स नज़र आ रहे हैं वो लगभग अराउंड 1518 के आसपास के। तो खरीदारी करनी है L&T में 1518 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1485 के आसपास। जो पोजिशनल टारगेट मुझे नज़र आ रहा है वो लगभग अराउंड 1550 के आसपास का है। तो एक अच्छे बेस के आसपास ये स्टॉक अभी फिलहाल प्लेस्ड है, एंड मोमेंटम मुझे लग रहा है 1505 जैसे ट्रिगर हो जाएगा इंट्राडे के लिहाज से ही 1518 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं L&T में। ओके, तो L&T पर रखिए नजर। मोमेंटम में आ रहा है, 1500 के करीब ही कंसोलिडेट कर रहा है काफी समय से। आई थिंक कल सुमित जी ने पिक ऑफ द डे में भी इसके लिए रिकमेंडेशन दी थी, पर यहां से फिर आप स्टॉक पर मूवमेंट बनते हुए देख सकते हैं। तो चलिए नजर रखेंगे L&T एक और काउंटर जहां पर आपको तेजी आती हुई दिख सकती है। हिंडाल्को भी मूवमेंट में आ रहा है, एक बार हिंडाल्को पर भी राय ले लेते हैं किरण जी से। क्या करें सर, 395 के लेवल्स पर आया हिंडाल्को। हिंडाल्को का चार्ट पैटर्न भी दीप बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। इसने वो 390 का बैरियर कैश मार्केट में निकाल दिया है। तो मेरा मानना है कि अभी इमीडिएट हर्डल जो है वो 400 का रहेगा। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, और 400 के बाद इसमें नो लुकिंग बैक रहेगा। तो मेरा मानना है कि अभी लॉन्ग पोजिशंस के लिए 389 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजिशंस रखनी चाहिए।
आज के लिए 397 399 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पर 400 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक को रिलीफ देगी, एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए हिंडाल्को, नजर रखिए इस काउंटर पर। आइए अनिल जी से भी जानते हैं बाजार पर क्या करना है। भरपूर एक्शन बनते हुए दिख रहा है, चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, बाजार में एक्शन है भरपूर। डाउ फ्यूचर्स निचले स्तरों से रिकवर होकर एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में बढ़िया तेजी आती हुई दिख रही है, 50 अंक ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। यूरोप में अच्छा एक्शन है, कल 1% की गिरावट थी, आज अगर आप देखेंगे तो आधे से 1% की तेजी यूरोप में बन रही है। कच्चे तेल में कल के भारी उतार चढ़ाव के बाद आज फिर से थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है। जहां तक एशिया की बात है, निचले स्तरों से रिकवर होकर जरूर बंद हुए। चाइना के बाजार पॉजिटिव थे, बट हमने देखा हांगकांग में आधे % की गिरावट थी। बट डेफिनेटली सर, ग्लोबल क्यूज सुधरते हुए दिख रहे हैं इस समय, क्या करना चाहिए? ओके, तो ग्लोबल क्यूज ठीक है, कोई खास संकेत नहीं। कल भी ये दाव ऐसे ही था, 4 पॉइंट नीचे बंद हुआ था जब हम बंद हुए थे, और देखिए 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे होके आ गया। इसलिए इसमें भरोसा तो करो मत आप कि ये क्या करेगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा। जब मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन ही तभी होती है जब एकदम डाउ फ्यूचर शांत रहता है, तो वो पता ही नहीं चलता कि अमेरिका वाले सोच क्या रहे, रात को करेंगे क्या। इसलिए अभी ये 4-5 पॉइंट में दीप किधर भी हो सकता है, मतलब 200-300 पॉइंट ऊपर हो जाए, 200-300 पॉइंट नीचे हो जाए, पता नहीं। मेरा मानना है, ये मेरा मानना है, जो गलत हो सकता है सही हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों का मैं विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा जो मानना है वो मैं बता देता हूँ। मेरा मानना है कि तेज़ी होनी चाहिए अमेरिका में। क्यों होनी चाहिए उसका लॉजिक बताता हूँ। अगर लॉजिक से होती है तो, अगर बाजार लॉजिक से चलते तो लॉजिक ये, कल आपके 5 महीनों के निचले स्तरों पे बॉन्ड डील आ गए 1.35 पर, ठीक है, 1.35 के आसपास, 1.36 पे बॉन्ड डील आ गए। तो अगर बॉन्ड डील नीचे आ रहे हैं तो इक्विटी मार्केट के लिए तेज़ी का माहौल बनना चाहिए, ठीक है। कमोडिटीज़ थोड़ी सी नीचे आई है तो ठीक है, कंपनियों के लिए थोड़ी सी कॉस्ट वॉस्ट के हिसाब से ठीक है। तो ये दोनों ट्रिगर ऐसे हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि होना तो चाहिए तेज़ी, बाकी फिर भगवान जाने। तो अभी हम व्यू अपना तेज़ी का लेकर चलेंगे। कल भी तेज़ी का व्यू लेकर चले थे, आज सुबह भी तेज़ी का रखा था, अभी भी तेज़ी का रखा है। और आपको याद है 14,500 के बाद एक भी बार हमने नेगेटिव व्यू किया ही नहीं है, नॉन स्टॉप अभी तक तेज़ी का व्यू लेकर चले। अब आपको क्या करना है, डेटा में बता दूं पहले सपोर्ट कहाँ है, रुकावट कहाँ है, क्या, और भरपूर डेटा बने, मतलब दिल खोल के। इतने डेटा तो आजकल है ना मंथली सीरीज में नहीं बनते थे पहले, जितना वीकली सीरीज में बनने लगे। पहली चीज़, आप एक चीज़ का कॉन्फिडेंस रख लीजिए कि आप 15,800 के नीचे बंद नहीं होंगे, और ये कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत काम का है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से सिर्फ आपकी रिस्क अब से लेकर 3:30 बजे तक खाली 50 पॉइंट की रिस्क रही, ठीक है। तो 15,800 के पुट पर 71 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 36 लाख शेयर आज ही जुड़े, मजबूत सपोर्ट, इसके नीचे नहीं जाएंगे। तो आज का जो लो है 15,775, 15,800 ये बेस हो गया। तो 50-75 पॉइंट की रिस्क तो आप लाइफ टाइम हाई पर रखेंगी, करेक्ट, वो आपने रख ली। ऊपर 15,900 हल्की सी रुकावट है, उसको पार किया तो और एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखेगी। वैसे भी 15,850 को पार करने के बाद लगभग 80 लाख 85 लाख शेयर ऑलरेडी कॉल राइटर शॉर्ट हैं ही। 15,900 पार होने के बाद लगभग 2.25 करोड़ शेयर ऐसे होंगे कॉल राइटर्स में जो शॉर्ट होते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल 15,850 860 के आसपास बाजार रुकने की कोशिश करेगा। जिस तरह की पोजीशन बनी यहीं पर जहां पर है, एक बार अगर इसे पार करके टिक गए तो फिर 15,900 के आसपास हल्की रुकावट है, बड़ी रुकावट 16,000 है। तो अब आपके लिए रेंज चेंज होकर 15,800 16,000 की बनती है, उसके बीच में 15,900 हल्का रुकावट का लेवल है। तो तेजी की पोजीशन को बरकरार रखिए। अगर आपको रिस्क रखती है तो 16,000 का एक कॉल बेच दीजिए, या फिर आपने तेजी की पोजीशन बना रखी है तो नीचे 15,700 का या 600 का एक पुट खरीद लीजिए, सिंपल एक चीज़। अब आइए बैंक निफ्टी, 35,500 के ऊपर बंद होने की पूरी संभावना है। वो इसलिए है, आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में बैंक निफ्टी के 35,000 पर आ गया, 35,500 पे आ गया, 24 लाख शेयरों का। तो आप बैंक निफ्टी में आज उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देखेंगे। तो रिस्क कितनी है? मुश्किल से 200-250 पॉइंट की। अब 200 पॉइंट की रिस्क तो आप लेकर चलेंगी, ठीक है। ऊपर की तरफ हल्की सी रुकावट 35,800 के आसपास है, 35,700 35,800 हल्की सी रुकावट है जहां पर आप अभी खड़े हैं। एक बार इसे पार किया तो फिर 36,000 तक का रास्ता खुला। तो ब्रॉड रेंज बैंक निफ्टी के लिए 500 पॉइंट की बन गई, 35,500 36,000। और अगर 35,650 के ऊपर बंद होते तो इस पूरे रनअप का हाईएस्ट क्लोजिंग आपको मिल रहा है। बस और क्या चाहिए, तो आपके लिए तेज़ी का मौका बन जाएगा। तो दोनों में आप तेज़ी की पोजीशन में बने रहें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी। हेजिंग करना है
36,000 का कॉल बेच दीजिए या 35,500 का 35,400 का एक पुट खरीद लीजिए, लेकिन दोनों में तेजी की पोजीशन में बने रहिए। बिल्कुल भी डरिए मत, घबराइए मत, कोई चिंता की बात नहीं। ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पर हमेशा ये रहेगा ब्रेकआउट, लेकिन आपको दो ही तरीका है। अगर आप कॉन्ट्रा कॉल ले रहे हो तो आप स्टॉप लॉस रखो 35,850 का बैंक निफ्टी पर, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो, और निफ्टी पे 15,925 का शॉर्ट भी है, तो ये दोनों क्लियर कट स्टॉप लॉस है। और लॉन्ग है तो भी आपको हेजिंग के साथ रहना है। तो अपने व्यू के हिसाब से रहिए, लेकिन प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ रहने में समझदारी है। ये आपके लिए क्लियर कट अब आगे का माहौल बनता हुआ दिखा है। आइए बढ़ते हैं आगे। नतीजों का सीजन शुरू होने जा रहा है और आमतौर पर नतीजों के सीजन में आपको वायदा कारोबार के वो सारे शेयर हैं जिनके नतीजों का आपको अनुमान मिलता है, लेकिन हमने इस बार आपके लिए पहले से ही नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। ये सीरीज जल्दी शुरू की क्योंकि पिछली बार की सीरीज बड़ी सुपर हिट रही, और एक कंपनी जिसके आने वाले हैं रिजल्ट्स कल, और वो है श्याम मेटालिक्स। कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? कैश मार्केट की ये कंपनी पूरी रिसर्च की है, कुशल ने बताने के लिए तैयार है। कुशल बताइए कैसे रहेंगे श्याम मेटालिक्स के रिजल्ट? स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद के हाईएस्ट लेवल पर आ चुका है ये। बिल्कुल अनिल जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। लिस्टिंग के बाद के जो प्राइसेस हैं ये अपने हाइस पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं वो क्लियरली यहाँ पर डिफाइन करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं आय की बात करता हूँ। आप देखिए करीबन 1080 करोड़ रुपए से लेकर 1652 करोड़ की आय सालाना आधार पर यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। और ये इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो इसका जो वन ऑफ द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, उसके भी बहुत ही शानदार नंबर्स आते हुए दिखे थे। तो उस नंबर्स को मैंने देखा, और यहाँ पर इनकी जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में है। लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स की जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं ये कंपनी बनाती है, और नंबर्स काफ़ी शानदार आ सकते हैं। सबसे पहले आय का मैंने आपको आंकड़ा दे ही दिया। इसके अलावा अगर आप कंपनी की मार्जिन्स देखें, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा टर्न अराउंड हमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट सालाना आधार पर अगर आप देखेंगे तो 194 करोड़ से बढ़कर 612 करोड़ ये आंकड़ा है जो कंपनी कामकाजी मुनाफे के तौर पर रिपोर्ट कर सकती है। इनफैक्ट कंपनी की मार्जिन्स ऑलमोस्ट दोगुनी होती हुई नजर आएगी। 18% से बढ़कर 37% की मार्जिन्स अब कंपनी क्लॉक इन कर सकती है। कल इसके नंबर्स आने वाले हैं, और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है यहाँ पर तो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 80 करोड़ पिछले साल का बेस था करीबन, और उससे बढ़कर 417 करोड़ ये कंपनी मुनाफे के रूप में दर्ज कर सकती है। और ये मैं सालाना आधार की तो आपके नंबर्स बता ही रहा हूँ, पर तिमाही आधार पर भी काफ़ी बेहतरीन नंबर्स हर एक पैरामीटर्स पर जितने भी मैंने आपको बताए श्याम मेटालिक्स के होंगे। ओके, तो श्याम मेटालिक्स के दमदार रिजल्ट्स की तैयारी है, और इन दमदार नतीजों के दम पर पहले से स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद के हाईएस्ट लेवल आते हुए दिख रहे थे। तो लिस्टिंग की शुरुआती जो आपको डिमांड सप्लाई वाला जो मामला होता है वो पूरा करने के बाद स्टॉक तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। श्याम मेटालिक्स, इसके चार्ट्स पर एक बार राय ली जाए, वैसे तो चार्ट्स छोटे ही होंगे, कम ही होंगे, लेकिन कुणाल जी के लिए कौन सा काम मुश्किल है? ये काम भी मुश्किल है। कुणाल जी को आप जिस तरह के चार्ट्स बोले, जितने बोले, जिस समय के लिए बोले, निकाल ही देंगे। कुणाल जी चार्ट्स देखिए। अनिल जी देखिए, श्याम मेटालिक्स का ही चार्ट में देख रहा था जब आप चर्चा कर रहे थे। जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। बहुत सीमित डेटा है इसलिए इंट्राडे चार्ट्स देख करके मैं राय दे रहा हूं। अनिल जी ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है 405 रुपए के ऊपर। स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में है, बाय करके चलना चाहिए। जिस तरह का मोमेंटम यहां पर बन रहा है, ये स्टॉक 425 430 के लेवल्स आपको झटपट दिखाएगा। बाय करके चलें। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 405 जो कि ब्रेकआउट का लेवल है उसके नीचे। श्याम मेटालिक्स पर रखिए नजर। दमदार परफॉर्मेंस रही लिस्टिंग के बाद से स्टॉक की। अब लिस्टिंग के बाद के जो लेवल्स हैं उनके हाई के ऊपर जा रहा है, और साथ ही बढ़िया नतीजे भी आएंगे इस कंपनी के। एंड ऑफ कोर्स मेटल सेक्टर से भी एसोसिएटेड कंपनी है, तो एक और फैक्टर जो इसके फेवर में काम कर रहा है। 6% की तेजी इस समय। एक्सपायरी का ऑप्शन स्वागत करते हैं सुमित जी का। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मेरे पास एक स्टॉक है और एक एक्सपायरी का ऑप्शन है। तो पहले स्टॉक का बात करते हैं, क्योंकि मेटल स्पेस में पूरा एक तेजी का व्यू बना हुआ है। एक सबने तेजी का कॉल निकाला हुआ है। तो यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 92.70, 92.80, और स्टॉक का नाम है टाटा स्टील BSL। टाटा स्टील BSL, ये स्टॉक में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। स्टॉक के अंदर बहुत क्लास वॉल्यूम के साथ एक प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ है।
प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों साथ में देखने को मिल रहा है, तो ये संकेत है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। और जिस तरह से पूरे मेटल सेक्टर में तेजी बनी है, ये स्टॉक अभी फॉलो करेगा और इसके सबके साथ साथ इसके अंदर भी एक तेजी देखने को मिलेगी। 98 रुपीज से लेके 102 रुपए का टारगेट बनेगा। टाटा स्टील बीएसएल में खरीदारी करे, 88 रुपीज 50 पैसा नीचे में सपोर्ट है, तो 88 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करना है। 98 से 102 के टारगेट के लिए हो सकता है इसी हफ्ते में ये मूव हमको टाटा स्टील बीएसएल में देखने को मिले। अभी जस्ट रैली का शुरुआत हो रहा है, यहाँ से खरीदारी करें टाटा स्टील बीएसएल में। ओके, तो टाटा स्टील बीएसएल एक और मेटल काउंटर कैश स्पेस से जहां पर आपको अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है। बताएं सुमित जी, एक्सपायरी के लिए क्या ऑप्शन ट्रेड है? हाँ दीपांशु, अब एक्सपायरी के लिए जो ऑप्शन समझ में आ रहा है, देखिए सुबह हमने निफ्टी में दिया था 15,850 वाला कॉल, 0 भी हमने उसको कहा था और अभी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, 46 के आसपास का हाई लगा है, 50 का टारगेट दिया था। तो ये तो सुबह वाले कॉल पे एक्सपायरी ऑप्शन वाले पे अपडेट था। और अब जो एक्सपायरी ऑप्शन मेरे को देने का मन हो रहा है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 35,700 का कॉल 140-144 पे ट्रेड कर रहा है। कल की एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का 35,700 का कॉल 140-145 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको यहाँ पे खरीदे, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 40 रुपए का। ऊपर में जो टारगेट मेरे को समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर वो 36,000 तक के समझ में आ रहे हैं। ऐसा होने पर इस कॉल की वैल्यू ऊपर में 250 से 300 रुपए तक देखने को मिल सकती है। सो बाय बैंक निफ्टी 35,700 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस नीचे में 40 रुपया, टारगेट ऊपर में 250 से 300 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। सुमित जी, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, क्या बात है। बड़े समय बाद 36,000 का लेवल सुनने को मिला। लेवल पहुंचे ना पहुंचे सुनने में भी अच्छा लगता है, और वैसे पहुंचे क्यों नहीं। आपका तो कल इतने ख़राब बाजार में भी और आज सुबह भी बाजार जब सुस्ती के मूड में था, दोनों वक्त आपने कॉल ऑप्शन निफ्टी पर दिया खरीदारी करने के लिहाज से, और दोनों ही परफेक्ट एकदम हिट साबित होते हुए दिखे हैं। और अब सुमित जी कह रहे हैं 35,800 का कॉल ऑप्शन खरीदिए बैंक निफ्टी का, और 36,000 और उसके पार जाने की तैयारी में है। यहाँ पर 250 और 300 का टारगेट रखिए, और साथ ही टाटा स्टील बीएसएल में भी सुमित जी की खरीदारी करने की राय। बहुत ही बढ़िया। एक और आपके लिए बेहतरीन स्प्रेड स्ट्रेटेजी आ रही है आशु सर की तरफ से, बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। जी आशु सर बताएं। अनिल जी, ये स्प्रेड ना मतलब टाटा मोटर का ही है। ये अनिल जी बहुत लोग करेक्शन के बाद पूछ रहे हैं कि टाटा मोटर में क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं। तो अनिल जी, जैसे मैंने बोला कि एक्सीडेंट तो हुआ है, धीरे धीरे मरहम लगेगी और वापस चलेगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अनिल जी थोड़ा टाइम लगेगा, कंसोलिडेट करेगा। तो अनिल जी अगर किसी ने टाटा मोटर तब नहीं लिया तो एक नया एक कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 18,85,19, 310 की एक, और 340 की दो बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 6.25 रुपए, 6.5 6.7। तो अनिल जी ये स्प्रेड फिर 5 रुपए में बनता है। टाटा मोटर का स्प्रेड 310 एक बाय, 340 दो सेल, कॉस्ट 5 रुपए। 5 रुपए का मतलब अनिल जी 310 प्लस 5, 315 रुपए का फ्यूचर है। 315 से लेकर अनिल जी 370 रुपए तक अगले 15-20 दिन में जो ये महीना है एक्सपायरी का, टाटा मोटर अगर वापस जाता है, आई मीन इफ टाटा मोटर गेट्स इट्स मोजो बैक, तो अनिल जी इसमें फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अनिल जी जो लोग मिस कर चुके हैं टाटा मोटर को, उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है नीचे के भाव पे। बट प्लेन वनीला टाटा मोटर की अनिल जी इस भाव पे भी नहीं दूंगा। देखिए अनिल जी बढ़ जाएगा। लोगों ने, किसी ने ये भी कहा था 345-44 पे अगर मैं फ्यूचर लेता तो मुझे 10 रुपए मिलते, और अगर स्प्रेड बनाया था तो 3-4 रुपए आ रहे हैं अभी। तो टेस्ट स्प्रेड का जब मेच्योरिटी आती है टाइम लगता है, लेकिन अनिल जी इसी एक्सपायरी में प्रूव हो गया कि कितना बड़ा हादसा हुआ। और टाटा मोटर में जिसने एक लॉट भी लिया होगा, जो आप भी बोले थे 40 रुपए चले गए, तो ये बहुत जरूरी है अनिल जी। ये फ्रेश स्प्रेड है टाटा मोटर का। ओके, तो टाटा मोटर्स पर भरोसा है और खरीदारी करें, पर स्प्रेड के जरिए करें खरीदारी। ये है आपके लिए आशु जी की राय इस समय। रिकवरी जरूर आई है, टाटा मोटर्स पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है ये काउंटर, पर नजर रखिए इस पर, आगे जाकर कैसी चाल रह सकती है इस पर नजर रखिए। एविएशन स्टॉक्स पर भी पिछले कुछ दिनों से अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, क्षमता भी बढ़ा दी गई है। क्या और चल रहा है एविएशन सेक्टर में, आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं, एविएशन काउंटर्स पर क्यों है फोकस? डेफिनेटली दीप, देखिए काफ़ी कुछ चल रहा है एविएशन काउंटर्स में। जैसे कि आपने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया गया है, 50% से बढ़ा के 65% कर दिया गया है। तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको आने वाले क्वार्टर्स में इन कंपनियों के नतीजों में या फिर इन कंपनी के ट्रैफिक ग्रोथ में देखने मिलेगा। लेकिन इकरा की रिपोर्ट अगर आप माने तो ऑलरेडी जो ट्रैफिक ग्रोथ है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। मंथ ऑन मंथ करीब 40 से 42% के आसपास की बढ़ोतरी जो है इन कंपनियों के ट्रैफिक ग्रोथ में देखने मिली है।
19.8 लाख पैसेंजर से बढ़कर अब जो पैसेंजर्स है वो करीब करीब 29 से 30 लाख पैसेंजर के आसपास ने जो है जून के महीने में उड़ान भरी है, जबकि मई के महीने में ये करीब 19 या 20 लाख के आसपास ही था। वॉल्यूम के लिहाज से भी देखें तो घरेलू पैसेंजर्स के साल दो साल करीब 51% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके अलावा और काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो इन कंपनीज के आगे की ग्रोथ को भी ट्रिगर कर सकता है। एक तो आप देखिए कोविड के जो केसेस है वो लगातार अब घटते जा रहे हैं, 111 दिन के निचले स्तर पे पहुंच चुके हैं और काफ़ी सारी जगह आपने देखा है कि लोगों ने टूरिज्म शुरू कर भी दिया है, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। हाल फिलहाल में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टूरिज्म सेक्टर के लिए कुछ पैकेज का ऐलान किया था, खासकर जिसमें रीजनल टूरिस्ट गाइड जो है उनको पर्सनल लोन और वर्किंग कैपिटल से फ़ायदा दिलाने की यहाँ कोशिश की गई थी। तो उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है या फिर फ़ायदा जो है वो ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर को मिलेगा और उसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपको इन एविएशन काउंटर्स में भी आते हुए दिखाई देगा। तो ये काफ़ी सारे कदम है जो पिछले कुछ दिनों में उठाए गए हैं जो कि इन कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा इकरा की रिपोर्ट यह कह रही है कि जून में जो ओवरऑल ट्रैफिक ग्रोथ है या फिर जो डिपार्चर्स है उनमें भी काफ़ी बेहतरीन बढ़ोतरी जो है वो देखी गई। बिल्कुल, तो एविएशन काउंटर्स पर रखिए नजर। इंटरग्लोब एविएशन 1800 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। सच जी, आपका भरोसा रहा है इस चार्ट पर? इंटरग्लोब आज भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। 1800 से अब कैसी चाल रह सकती है इस काउंटर की? दीपांशु, इनफैक्ट जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है काफ़ी ब्यूटीफुली प्लेस्ड है। लगभग 1700 के आसपास इसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया था एंड लगभग 1720 के आसपास हमने 1800-1810 के टारगेट दिए थे। वो टारगेट्स अचीव होने के बाद मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर अभी एक कंसोलिडेशन हो सकता है, बट जिस तरीके से ये वेव स्ट्रक्चर है क्लियरली ट्रेजेक्टरी यहाँ पर 1920 के आसपास के स्विंग्स बनने की है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा सीक्वेंस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। स्टॉप लॉस सबको लगाना है यहाँ से अराउंड 1720 के आसपास का। थोड़ा सा पोजिशनल नज़रिया रखिए। मुझे लग रहा है आगे जाके 1920 से 1960 ये एक ऐसा रेंज है जहाँ पर ये पर्टिकुलर वेव टर्मिनेट होनी चाहिए। तो एक अच्छे प्रोग्रेसिंग ट्रेंड में है, खरीदारी करने के मौके ढूंढिए, बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होगा एंड टारगेट भी थोड़ा सा वाइडर है। ओके, तो ये है आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन, इस पर रखिए नज़र। और आज एक रिपोर्ट भी आई थी मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। उन्होंने टारगेट 2119 से बढ़ाकर 2292 का कर दिया, लगभग 2300 का टारगेट किया है। ओवरवेट की राय है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। तो नज़र रखिए इंटरग्लोब एविएशन पर अनिल जी, एक खबर आती हुई दिख रही है और वायर्स के जरिए ये रिपोर्ट की जा रही है, न्यूज राइज के हवाले से ये खबर आती हुई दिखी है कि एक लैंड मोनेटाइजेशन कमेटी बनाने की बात चलती हुई दिख रही है। तो ये खबर आती दिख रही है, लैंड मोनेटाइजेशन एजेंसी के गठन पर चर्चा की जा रही है। और सर, यही एक थीम रही है जिसके बारे में आपने भी कई बार बात करी है, जो एक्सेस लैंड है पीएसयूज का, उनके डाइवेस्टमेंट को लेकर। तो एक उस लैंड को कैसे मोनेटाइज किया जाए सेपरेट कंपनी में बनाकर, उस पर एक एजेंसी बनाने की चर्चा की जा रही है। तो आज दो खबर बैक टू बैक आती हुई दिख रही है। आज सुबह जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए वापस वित्त मंत्रालय में ट्रांसफर किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और अब ये लैंड मोनेटाइजेशन के लिए एजेंसी के गठन पर चर्चा होती हुई दिख रही है। कैसे देखें सर इस खबर को? बीएमएल के लिए बहुत अच्छी खबर है दीप। और देखिए, फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक लैंड मोनेटाइजेशन एजेंसी बनाई जा रही है। इसका मतलब क्लियर कट है कि जो भी पीएसयूज हैं जिनका लैंड मोनेटाइजेशन करना है उनके लिए एक एजेंसी बनेगी और वो एजेंसी फाइनेंस सेक्रेटरी के नेतृत्व में बनेगी और उस पर आगे काम फास्ट किया जाएगा। और बीएमएल इस लिस्ट में सबसे आगे है। लैंड मोनेटाइजेशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर नाम बीएमएल का है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये वो स्टॉक है जिसके लिए बड़ी खबर है। देखिए, डाइवेस्टमेंट पर सरकार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पिछले 2-3-4 हफ्ते जब वो बीच में कोविड की सेकंड वेव आई थी तब थोड़ा सा काम ठंडा हुआ था, लोगों को लगा कि आजकल बात ही नहीं होती, कोई बीपीसीएल, बीएमएल, भेल वगैरह की बात ही नहीं करता। अब फिर से सरकार पूरी तरह से जोश में आती हुई दिख रही है और ये खबर वाकई में बेहद काम की है। तो ये एक बड़ी खबर आती दिख रही है। ये न्यूज़ राइज एजेंसीज के हवाले से खबर आती हुई दिख रही है और इसमें बैठक भी आज ही हो रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बैठक आज ही हो रही है। ये बड़ी चीज़ें तो आज ही की ये बैठक है और आज की बैठक में लैंड मोनेटाइजेशन एजेंसी के गठन पर बातचीत होगी। यानी कि जिन जिन सरकारी कंपनियों की लैंड बेचनी है, डेवलप करनी है, को डेवलप करनी है, लीज पर देनी है, मतलब किसी न किसी तरह से उससे कमाई कैसे की जाए, ये जो पूरा फॉर्मूला है जिस पर दीपम ने काम किया
उस पर बात आगे बढ़ने की तैयारी में। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके लिए। तो लैंड मोनेटाइजेशन को लेकर वित्त सचिव की अध्यक्षता में आज बैठक होने जा रही, तो एक के बाद एक ये लगातार दो खबरें आज के सेशन में आपके लिए आई है जो बड़ी काम की है इस वक्त आपके लिए। ये बड़ी चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना है। BML जरा इसके चार्ट पर एक बार नज़र डालें सचिन जी और दीजिए अपनी राय 1350 के आसपास। अनुज जी, इमीडिएट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन मोड में रहा है काउंटर। इनफैक्ट नीचे अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल देखें तो लगभग अराउंड 1295 के आसपास ही है। जब तक ये पर्टिकुलर लेवल होल्ड होती है मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन हेल्दी माना जाना चाहिए। एंड जिस तरीके से थोड़ा सा ब्रॉडर स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है मोमेंटम इस पर्टिकुलर काउंटर में 1450 के आसपास ही जनरेट होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस स्विंग अगर देखें तो वहीं पे थोड़ा सा सप्लाई मिला था। सो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रह सकता है काउंटर। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 1295 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए एंड पोजीशन को रिव्यू कीजिए जैसे ही अराउंड 1420 1450 के आसपास ये ट्रेंड करने लगे। तो मुझे लग रहा है फिलहाल तो ये और थोड़ा टाइम कंसोलिडेट हो सकता है, बट वीकनेस ज़्यादा नहीं है काउंटर में। ओके, तो थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है बट वीकनेस नहीं है और आगे अच्छा मोमेंटम भी दिखाएगा। बैक टू बैक अच्छी खबरें आ रही हैं एक दिन में, जहां तक उन कंपनीज का सवाल है जिनके डाइवेस्टमेंट की बात है और स्पेशली वो कंपनीज जिनके पास बढ़िया लैंड बैंक भी है। BEML पर आप रखिए नज़र, मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है ये काउंटर। और साथ ही BHEL आज सुबह से ही तेज़ी में ये वाला भी काउंटर आपको दिखेगा। चलिए नज़र रखते हैं इस स्पेस पर एक्शन हो रहा है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी एक डीमर्ज्ड एंटिटी है VSNL की लैंड बैंक की, कल तो बढ़िया एक्शन में थी, आज भी थोड़ी पॉजिटिविटी में है, थोड़ी कंसोलिडेशन के मूड में ये काउंटर दिख रहा है, बट डेफिनेटली एक्शन यहाँ पर भी बना हुआ है। पर चलिए देखते हैं कौन से और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको तेजी का रुझान बनते हुए दिख रहा है इस समय और मोमेंटम कहां पर आते हुए दिख रहा है। नवीन फ्लोरिन हम देख रहे थे, कल भी चुनिंदा केमिकल स्टॉक्स में तेजी थी, आज भी अच्छा एक्शन बना हुआ है। जय जरा नवीन फ्लोरिन की चार्ट देखें, ये जो 2% की तेजी है यहाँ से और ट्रेड कोई मौका बनता है इसमें? श्योर दीपांशु, मुझे लग रहा है कि नवीन फ्लोरिन में हमें और अच्छा मोमेंटम हमें पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखने मिलेगा। बेस्ट पार्ट दीप ये हुआ है कि जो हिसाब से ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया 3670 के ऊपर और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है अच्छी तरह से। आई थिंक ये लेवल्स के ऊपर जब तक वो ट्रेड करेगा 3670 के ऊपर ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, ओवरऑल हमें ये स्टॉक 4000 के पार जाते हुए देखने मिलेगा। अगर मैं इसके चैनल टारगेट्स देख रहा हूँ दीप, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4150 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिलेंगे। तो यहाँ से आप अगर देखें तो 300 पॉइंट की एक आपको अपमूव देखने मिल सकती है, विच कुड बी नियरली अराउंड 8%, और नीचे 3670 का एक सपोर्ट है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है नवीन फ्लोरिन में, और वॉल्यूम्स के साथ इनफैक्ट ब्रेकआउट आया था 3670 के ऊपर, हेंस वो और सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो नवीन फ्लोरिन पर रखिए नजर, मोमेंटम में आ रहा है ये काउंटर। रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी बढ़िया तेजी का मोमेंटम है और कुछ बढ़िया अपडेट्स भी आते हुए देखे। शोभा, आज सुबह हमने अच्छी तेजी देखी थी, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली आई, अब फिर से एक्शन में आ रहा है। कैसे रहे हैं शोभा के अपडेट्स और क्या बताते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, आइए जानते हैं कुशल के साथ, माफ कीजिएगा मानसी के साथ। मानसी बताएं शोभा के अपडेट्स कैसे रहे हैं? बिल्कुल दीपांशु, देखिए अभी जून तिमाही के जो ऑपरेशनल अपडेट आए वो तो मजबूत आए ही हैं, लेकिन आपको बता दें कि चौथी तिमाही यानी Q4 FY21 में पिछले 8 तिमाही का सबसे अच्छा रियलाइजेशन देखने को मिला था। तब भी हमने रिसर्च की थी और तब से लेकर अब तक जो परफॉर्मेंस है अच्छी है। ताज़ा सबसे पहले अपडेट मैं बता देती हूँ, कंपनी के लिए जून तिमाही ऑपरेशनली काफ़ी मजबूत साबित होते हुए दिखी है। कुल बिक्री में करीब 40% की बढ़त हमने देखी है, 488 करोड़ से बिक्री जो है 683 करोड़ पर जाती दिखी है। नई बिक्री 6.5 लाख वर्ग फुट से बढ़ी है और ये करीब 8,95,000 वर्ग फुट होती हुई देखने को मिली। यहाँ पर भी 37% की बढ़त हम देख रहे हैं। प्राइस रियलाइजेशन में 2% की तेजी आई है और कंपनी का यह भी मानना है कि दूसरी छमाही तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य होती हुई दिखेगी। कंपनी की करीब 13 मिलियन वर्ग फुट के प्रोजेक्ट्स जल्द ही लॉन्च करने की योजना भी है और Q1 2022 में बेंगलुरु के सेल्स की अगर बात करें, बेंगलुरु में मेजरली कंपनी का काफी सारा कामकाज, काफी
काफी सारा कारोबार फैला हुआ है और वहां पर सेल्स वॉल्यूम 37% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर जून तिमाही के अपडेट्स जो है पॉजिटिव है ही। चौथी तिमाही में बेंगलुरु, गुरुग्राम, पुणे और कोच्चि में सबसे ज्यादा सेल्स वॉल्यूम हमने देखी थी। सही समय पर कंपनी ने नए लॉन्चेस किए हैं, डिजिटल मार्केटिंग और साथ ही ऑपरेशनली एफिशिएंट है कंपनी, जिसके चलते कारोबार को काफी हद तक फायदा मिला है। कंपनी की औसत कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो भी लगातार कम हो रही है और कर्ज में कंपनी लगातार कमी कर रही है। बेंगलुरु में अपना पहला फ्लैगशिप रिटेल शोरूम भी कुछ समय पहले कंपनी ने लॉन्च किया था, जिसका फायदा कारोबार पर बिल्कुल पड़ता हुआ मिल रहा है। इन्हीं तमाम खबरों के चलते, इन्हीं ऑपरेशनल अपडेट्स के चलते ब्रोकरेज भी बुलिश हैं। जेफरीज की ताजा एक रिपोर्ट आई है जिसके चलते शोभा लिमिटेड पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य जो है 592 के इन्होंने बताए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए शोभा लिमिटेड पर राय, और सारे के सारे रियल एस्टेट स्टॉक काफ़ी तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। आपका एक फेवरेट रियल एस्टेट शेयर आशीष सर, मैंने सोचा इस पर आपसे राय ली जाए, और वो है डीएलएफ। क्या कहेंगे, कुछ खरीदारी का मौका है या करें इंतजार? अनिल जी, इंतजार करना चाहिए। अनिल जी, ये अभी मैं मतलब आप देखिए, आप भी इसको काफ़ी ट्रैक कर रहे हैं, काफ़ी एनालिस्ट करते हैं। ये 290, 300, 305 में स्ट्रेंथ दिखाता है, ब्रेकआउट दिखाता है, लेकिन फिर यहाँ से अनिल जी ऊपर का घर दिखा नहीं रहा। देखिए काउंटर में स्ट्रेंथ है, लेकिन अनिल जी एक वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि 350 की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से मैं दम से ले लूँ, वो कॉन्फिडेंस अनिल जी अभी भी मुझे डीएलएफ में नहीं दिख रहा, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ये 290, 300, इसमें अनिल जी अब देखिए मार्केट में अगेन अभी आपने देखा कि मेटल्स हैं किस तरह से चले, इंट्राडे भी मिल रहा है, भेल है, टाटा स्टील है, जिनमें हमने स्प्रेड बनाए, पावर है। तो मुझे लगता है कि फिर भी उन स्टॉक्स में रहना चाहिए जिनमें आपको जल्दी मिल जाएगा। इसमें तो अनिल जी क्या होगा कि अभी भी आप लेते हैं, फिर ये 5 रुपए नीचे आके खड़ा हो जाता है। इसमें कोई स्प्रेड भी अच्छा नहीं बन पा रहा क्योंकि आईवीज बहुत कम है स्टॉक के अंदर। तो इसलिए अनिल जी लास्ट 15-20 दिन से इसको कवर नहीं किया और कोई ऐसा खास व्यू नहीं है इसके अंदर। ये है फिलहाल कोई खास एक्साइटमेंट रियल एस्टेट शेयरों में नहीं है। कोई बात नहीं, हमें तो एक्साइटमेंट है, और एक्साइटमेंट इस बात को लेकर है कि किरण जी एक कैश मार्केट का स्टॉक देने वाले हैं। तो ऐसा कौन सा कैश मार्केट का स्टॉक जो किरण जी को पसंद है, जान लेते हैं बिगुल उनके लिए। किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, बेहतरीन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी है, कैश का स्टॉक है। इक्विटास 104-105 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 99 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। आज के लिए टारगेट अभी आधा घंटा रह चुका है, पर आज के लिए टारगेट लगभग 114 के देखने को मिल जाने चाहिए। पर अगर 1-1.5 हफ्ते रखते हैं तो मुझे लगता है 135, 137 ये टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो एक हफ्ते का व्यू लेके चलना चाहिए। 135, 137 के टारगेट्स आपको देखने को जरूर मिल जाने चाहिए। 135, 137 ये है टारगेट जिसके लिए करनी है खरीदारी इक्विटास में। ये राय 99 के चक्कर में पड़े ना, वहाँ लगा लें स्टॉप लॉस। ये है राय। स्टॉप लॉस 100 रख लें किरण जी, या 99 रखना है? 100 रख दीजिए, वो नीचे आने वाला नहीं है। जिस तरीके से वॉल्यूम से चल रहा है ना अनिल जी, मुझे नहीं लगता बिल्कुल नीचे आएगा। 133, 135, 138 के टारगेट्स बिल्कुल देखने को मिलेंगे। बंसल जी थोड़ा सीखो किरण जी से, देखो कितने फ्लेक्सिबल है। मैंने बोला तुरंत मान गए। आपको अगर यही बोलता तो आप सीधा एक ही चीज़ बोलते हैं, स्टॉप लॉस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं। इस चक्कर में मैंने आजकल पूछना भी बंद कर दिया। मैंने कहा अभी मैं पूछूंगा आपको, आप मना कर देंगे। देखो किरण जी कितने अच्छे हैं, एक बार बोलते तुरंत से मान लिया कि हाँ चलिए कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर कर दीजिए, और कॉन्फिडेंस लेवल देखिए आएगा नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। लेकिन अच्छा, एक चीज़ आप सबको पूछना चाहता हूँ। एक स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन दिखाने को तैयार है, और वो इसलिए तैयार है, आपने एक बीच में को खबर आई थी, देखा था? वो जापान में एक पांडा ने कुछ वो मतलब वो बच्चा पैदा किया, और उस चक्कर में बहुत सारे लोग जू में गए देखने के लिए, और वहाँ पे पास में कोई होटल थी, रेस्टोरेंट थी, उसका शेयर चल पड़ा। ऐसा खबर दीप की थी ना हमने, ऐसी एक मेरे ख्याल से एक स्टोरी की थी हमने। उसी तरह की एक इंटरेस्टिंग खबर है, और वो आ रही है पहाड़ों से, उत्तराखंड से। क्या खबर है, क्या एक्शन है? वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वरुण बताइए, क्या रिसर्च निकाली है, क्या इन्फॉर्मेशन निकाली, क्या कुछ हो रहा है पहाड़ों में, और उसका क्या असर किस स्टॉक पर कैसा पड़ेगा? अच्छा, वरुण लगता है पहाड़ों में है, थोड़ा वक्त लग रहा है उन्हें कनेक्ट होने में।
आमतौर पर हम ये मानकर चलते हैं कि पहाड़ों में कनेक्टिविटी थोड़ी कम होती है। तो वरुण हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तब हम हमसे पूछेंगे भी। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपके लिए आने की तैयारी में जो देखिएगा ज़रूर। ओके, इस बीच तब तक हमें मौका मिला है तो कुछ और स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं जहाँ पर एक्शन भरपूर है। एक और स्टॉक है कैमलिन फाइन, आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है सचिन जी, लगातार आपने रिकमेंड किया है, कुणाल जी, राकेश जी ने भी किया। जरा इसके चार्ट देखिए, स्टॉक बड़ा मजबूती से आगे बढ़ता दिख रहा है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है अभी इसके लिए? अनिल जी, एक तो इसने अच्छा बेस बनाया है 180 185 के आसपास, तो मुझे लग रहा है वहीं पे स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। एंड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, तो मुझे लग रहा है 230 235 के आसपास के कुछ पैटर्न टारगेट्स यहाँ पर पेंडिंग है, मुझे लग रहा है वो भी अचीव हो जाने चाहिए इसी पर्टिकुलर मोमेंटम में। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है डेफिनेटली बने रही है 185 के स्टॉप लॉस के साथ 235 के फाइनल टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कैमलिन फाइन साइंसेज, बने रही है इस काउंटर में और लगातार तेजी में रहा है। मालामाल वीकली के समय से हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं, 70 के आसपास इसकी बात हुई थी, अब देखिए 200 के पार आज आपको ट्रेड में ये काउंटर दिख रहा है। आइए चलते हैं जय के पास, बिल्कुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, ग्रैन्यूल्स फ्यूचर खरीदना है, 341.30 341.70 ये रेंज में चल रहा है, तो इसको लेकर चलना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रहेगा 337.20, ये स्टॉप लॉस के साथ ग्रैन्यूल्स फ्यूचर्स को खरीदना है। यहाँ पे आपका टारगेट फर्स्ट वाला जो रहेगा दैट वुड बी अराउंड 345 एंड दूसरा टारगेट बन रहा है 348। ये दो टारगेट्स के लिए ग्रैन्यूल्स फ्यूचर्स को खरीदना है दीप। जो हिसाब से क्लियरली मोमेंटम तो इसका काफी अच्छे एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, जो हिसाब से स्टॉक में इंटरेस्टिंगली चैनलाइज मूव देखने मिल रहा है। एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है स्टॉक, लोअर एंड ऑफ द चैनल से सपोर्ट लेकर इस स्टॉक में एक अप मूव देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये लेवल से 345 348 ये इजीली अचीव होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, सो ग्रैन्यूल फ्यूचर्स खरीदने की सलाह। इसके फ्यूचर खरीदे 345 348 के टारगेट के लिए, यहाँ पर करे तेजी 337 रुपए के आसपास लगाना है आपको स्टॉप लॉस। ये राय जय की तरफ से। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, तैयार है आप? आवाज आ रही है आपको? हाँ अनिल जी, आवाज आ रही आवाज। तो कुछ आप पहाड़ों में घूम फिर के आए हैं या रिसर्च करके आए, इन्फॉर्मेशन लेके आए? हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि वरुण आएंगे, हमें बताएंगे कि पहाड़ों में अब क्या एक्शन हो रहा है, उसका क्या, कैसा, क्यों, कितना असर एक स्टॉक पर पड़ेगा, जरा बताइए उसके बारे में। डेफिनेटली अनिल जी, पहाड़ों में जो एक्शन हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पे या फिर हर एक न्यूज़ चैनल पे या न्यूज़ पेपर्स में किस तरह की भीड़ जो है, खासकर मनाली, मसूरी, शिमला, इस तरह के जो हिल स्टेशन है वहाँ पे उमड़ी है। खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जब से जो रिस्ट्रिक्शन है वो कम किए गए हैं या फिर लॉकडाउन खत्म किए गए हैं, उसका इम्पैक्ट वहाँ देखने मिल रहा है। तो इसका फायदा जो है वो टूरिज्म सेक्टर में तो आपने देखा पिछले कुछ दिनों से, इंडियन होटल्स हो या फिर जितने एविएशन स्टॉक्स हो वहाँ पे आपको तेजी देखने मिल रही है। लेकिन इसका फायदा एक और स्टॉक को होता है और वो है नेस्ले को। हाँ, नेस्ले को भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि अगर आप में से कोई कभी मसूरी या फिर शिमला गया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे मैगी के जो स्टॉल्स है वो काफ़ी चर्चित है। और ये जो मैगी के सेल पॉइंट्स है ना, यहाँ से मैगी का काफ़ी बड़ा सेल आता है। हालांकि इसको क्वांटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो मैंने कुछ समय पहले चैनल चेक्स किए थे तो लॉकडाउन के पहले जब सामान्य हालत थी तब वहाँ प्रतिदिन एक, अगर आप सेल पॉइंट का ओनर बोले तो वो करीब 90 से 100 पैकेट्स जो मैगी के हैं उसको बेचता था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हिल स्टेशन है वहाँ पे मैगी की कितनी बड़ी सेल होती है। खासकर ये ठंडे स्थान होते हैं और वहाँ पे अगर आप चले जाएंगे तो आपको ठेले में देखने मिलेंगे कि लोग मैगी के अलग अलग तरह की वैरायटी जो है वो बेचते हैं। आपको याद होगा 2015 में जब मैगी बैन हुई थी तब किस तरह से इन लोगों का बिजनेस जो है वो खत्म हो गया था। उसके बाद फिर शुरू हुआ, लॉकडाउन के चलते फिर इम्पैक्ट हुआ। अब जो फिर से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ओपन अप हो रहा है या फिर जिस तरह से भीड़ उमड़ी है इन स्टेशन में, फिर से जो मैगी का बिजनेस है वो काफ़ी हद तक फिर से चालू हो रहा है, फिर से उभरता हुआ नजर आ रहा है। और मैगी देखिए नेस्ले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुल सेल्स में करीब 25 से 30% के आसपास कंट्रीब्यूट करती है और मार्केट शेयर करीब 80% के आसपास का है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर नूडल्स बिकते हैं हिल स्टेशन पे तो सबसे ज़्यादा नेस्ले की मैगी बिकती है। काफ़ी बड़ा कारोबार है, नो डाउट क्वांटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ इसका एक फ़ायदा जो है वो नेस्ले को भी होता है। तो अनलॉक थीम या फिर ओपन अप थीम में नेस्ले ये भी एक काउंटर है जो कि फिट बैठता है।
वरुण, आपने और बाकी सारे एक्सपर्ट्स को भी लिया, आप में से कितने लोगों ने वाकई में हिल स्टेशन पर जाकर या जहाँ एकदम ठंडी सी जगह हो या बहुत सारी बारिश आ रही हो वहाँ पर मैगी खाई है, मतलब बनवा के या बना के, जैसा भी, मतलब एक तो क्या है मैगी दो तरीके से खाई जाती है। एक मजबूरी में, जब मतलब अब खाना बनाने का मन नहीं है और उस समय कि चलो अभी कुछ नहीं, मैगी फटाफट से बनवा लो यार, 2 मिनट में हो जाएगा, काम खाली हो, ठीक है। एक तो वो मजबूरी वाला है। एक बड़े शौक वाला है कि जहाँ आप आराम से गए, खंडाला गए, लोनावाला गए, महाबलेश्वर गए, बहुत सारी मतलब ठंड है, बारिश हो रही है और उसमें आपने आनंद लिया, अब यहाँ मैगी खाया जाए। जी आशु जी। अनिल जी, ऐसे ये तो मतलब जो मतलब स्टडी है इतनी स्ट्रांग है कि ये नहीं कि खाई है। अनिल जी, आप अगर नैनीताल, मसूरी वगैरह जब जाते हैं तो अनिल जी वो जो ऊपर के पॉइंट्स हैं वहां पे विजिट इसलिए होता है कि ऊपर जाके वो जो रोड साइड पे मैगी खानी है। तो अनिल जी वो चाइना पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, लवर्स पॉइंट और वो जो सारे पॉइंट्स है ना, वहां पे मैगी मिलती है। तो अनिल जी हम तो स्पेशली वहां जाते हैं कि मतलब वहां मैगी खाने जाना है। तो अनिल जी ये तो मैगी तो मतलब धमाल कर रही है इस वक्त। और आपने जिस तरह से देखा है मनाली में अनिल जी इस वक्त 3 दिन के अंदर 10,000 गाड़ियां पहुंची हैं इस वक्त, मतलब जो टूरिस्ट की हैं। एंड सेम इज द केस विद अदर हिल स्टेशन। तो अनिल जी मैगी की सेल तो छप्पड़ फाड़ के होगी बिल्कुल। ये शुरू के 2 पॉइंट तो मैंने सुने हुए हैं, ये तीसरा वाला लवर पॉइंट तो मैंने कभी सुना नहीं, इसका नाम तो ये आप ही ने बनाया ऐसा लगता है मुझे कहीं कहीं जाकर। ये पॉइंट तो कहीं ऐसा कहीं आज तक तो किसी हिल स्टेशन पे लवर पॉइंट सुनने में नहीं मिला, पता नहीं। जी एक मिनट जी, जय कुछ कहना चाहता है। जी जय, खाने पीने का बात और जय ने बोले। अच्छा भाई देव आशु जी, एक है ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने सुना है, बहुत जगह है वो सुसाइड पॉइंट, आपने सुना है? मैंने तो भी बताया मैंने तो भी आपको बताया नहीं जी, चाइना पॉइंट, माउंटेन पीक, लवर पॉइंट और ये सुसाइड पॉइंट, ये सारे हैं अनिल जी, ये सब हिल स्टेशंस में हैं। ओके जय बताइए। जी जय कुछ कह रहे हैं। जी जय। जी अनिल जी, अगर मैगी अच्छी ना मिली तो डेफिनेटली आशु जी सुसाइड पॉइंट पर जाके खाएंगे। आई होप ऐसा होने उनको अच्छी मिले। बट अनिल जी डेफिनेटली मैगी, ये जो एटमॉस्फेयर होता है सारा जो बता रहे थे, उसमें खाने का कुछ अलग ही मजा है अनिल जी। और अनिल जी एक और वेराइटी है इसमें, इनफैक्ट मैगी के साथ तो बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, अलग अलग टाइप की मैगी मिलती है। पर अनिल जी मैगी के पकोड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वो भी डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए अगर किसी ने ना किए हो तो। मुझे काफी पसंद है वो मैगी के पकोड़े। वाह, नई रेसिपी, ये तो कभी सुना नहीं। चलिए बढ़िया, कभी एक बार जरूर जाइए, आप सबको टेस्ट करवाएंगे, चिंता न करें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आइए बढ़ते आगे। बाजार में उम्मीद तेजी की और वो पूरी बरकरार और कायम होती दिख रही है। दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता हुआ निफ्टी, जी हाँ, जब हम आखिरी आधे घंटे में प्रवेश करें तो लाइफ टाइम हाई पर क्लोज होने को तैयार है। 15,869, यही वाला जो पॉइंट है 15869 जो आपकी स्क्रीन पर है, ये लाइफ टाइम हाई है क्लोजिंग बेसिस पर। इंट्राडे बेसिस पर 15,916 है, तो लेकिन लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पर 15,870 है। बस यहाँ इसके थोड़ा ऊपर बंद हो जाए तो नया लाइफ टाइम हाई आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पर बनता हुआ नज़र आएगा। तो ये आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट आपके लिए तेज़ी का बनता हुआ दिख रहा है। बाजार मजबूती से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक है वागले साहब, आपकी नज़र इस पर पड़नी चाहिए थी, नहीं पड़ी कोई बात नहीं, अब मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं। हाई बीटा स्टॉक है, आपको पसंद आते हैं जनरली इस तरह के शेयर। आरबीएल बैंक 14% आज ओपन इंटरेस्ट इसका बढ़ा है और स्टॉक में दिखिए 5% की तेजी। क्या कुछ कल के लिए भी गुल खिलाने के लिए तैयार है ये स्टॉक? वागले साहब, आरबीएल बैंक। लगता है वागले साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुणाल जी जरा देखिए चार्ट और बताइए राय। अच्छा हाँ जी, आरबीएल बैंक पर राय दीजिए वागले साहब। अनिल जी आप मतलब ऐसे ही दे दूं कि बिल्कुल बचवाएंगे?
बिगुल इसीलिए मैंने तो आपके अंदर के हनुमान को जगाया है। चलिए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी 221 का स्टॉप लॉस होगा, 232 का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 240 का होगा। और मैं एक्चुअली ये BTST में देने वाला था, लेकिन वो मूव पहले ही चालू हो गई। नॉर्मली मैं BTST लास्ट 5-10 मिनट 15 मिनट में देता हूँ। क्लियर कट ब्रेकआउट है 220 का, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जो फोर्स से ब्रेक किया है। आपको कम से कम इसमें 10 से 12 रुपए कल मिलने चाहिए। ओके तो 10 से 12 रुपए की अपमूव के लिए तैयार है RBL बैंक। नजर रखिए 240 के इवेंचुअल टारगेट्स भी इस पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। वागले साहब को आ रहा है पसंद, सुबह से मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है काउंटर। कैश का ऑप्शन चलते हैं जय ठक्कर के पास। बताएं जय। जी दीप, सुबह तो 15,750 का हमने कॉल लिया था 15 जुलाई की एक्सपायरी का। 180 385 के आसपास के टारगेट्स थे, 177 तो हो चुका है। तो वहां पे इन्होंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड किए पोजीशंस। तो अगर वहां पे उनको प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, या तो और ट्रेल कर सकते हैं 153 155 के लेवल्स तक। बट अब जो मैं दे रहा हूँ वो है बैंक निफ्टी पर एक कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहा होती। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी डेफिनेटली यहाँ से एक और अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। बट दीप मैं दूंगा नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन 15 जुलाई का 35,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो 410 रुपए में मिल रहा है। 15 जुलाई का 35,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 410 के आसपास मिल रहा है, इसको खरीदना है। यहाँ पे हम स्टॉप प्लेस करेंगे 235 पर, 410 पे खरीदना है। 235 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो दीप यहाँ पे बनेगा वो है 595 का, एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो 670 का है। सो ये दो टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी खरीदना है। मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे अनिल जी ने स्टार्ट में पूछा भी था स्टार्ट ऑफ द शो पे, और मैंने कहा था कि 35,600 के ऊपर ही अगर बंद आता है तो एक ब्रेकआउट मानना चाहिए। इनफैक्ट अब तो कुछ 20 मिनट बाकी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफर्टेबली 35,600 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने को है। और ये अगर हो रहा है दीप आज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि श्योरली 36,000 के ऊपर जाएगा। इनफैक्ट 36,500 37,000 ये सारे लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में अब देखने मिलने चाहिए। हमें काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी है ये हमें देखने मिलेगा। और मॉर्निंग में भी लग रहा था कि बैंक निफ्टी विल सपोर्ट निफ्टी, वो हुआ। अब मेटल्स भी तेजी में आ गए, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बैंक निफ्टी में फिर से तेजी करके चल सकते हैं। यहाँ पे और अच्छा मोमेंटम हमें बनते हुए देखने मिलेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। ओके तो बैंक निफ्टी पर और बढ़िया मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। जो 650 के अहम लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, अनिल जी ने जो कहा था उसके ऊपर तो आराम से क्लोजिंग होगी, बट अब और तेजी के लिए तैयार है। पर ध्यान रखिएगा अगले हफ्ते की एक्सपायरी का आपको एक कॉल ऑप्शन खरीदना है, 15 जुलाई के 35,700 का कॉल। जय की तरफ से है ये राय। थोड़ी देर में अनिल जी भी देने वाले हैं अपने एक और स्ट्रैटेजी कल के 2000 के लिए, तो उसका करते हैं इंतजार। पर आइए तब तक TCS पर डाल लेते हैं नजर, क्योंकि रहे हैं और की TCS सबसे पहले नतीजे जारी करेगी कल। कुशल हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए किस तरह का अनुमान लगाया है बाजार ने। कुशल बताइए। दीपांशु देखिए, मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है TCS की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वहाँ पर इनकी आय में करीब 3.5% की बढ़त हम अनुमान करके चल रहे हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी इनकी कुल आय जो है अगर आप रुपी टर्म्स में देखेंगे तो करीब 5% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और 45,850 करोड़ ये कंपनी आय दर्ज कर सकती है। पर दूसरी तरफ डॉलर आय जो अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3.9% 4% की गेंस के साथ 622 करोड़ डॉलर कंपनी दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। तो डॉलर आय फ्रंट पर तो अच्छा प्रदर्शन हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं तिमाही आधार पर कंपनी की जो मार्जिन्स है वहाँ पर हमें दबाव एक देखने को मिलेगा। 26.8% से घटकर 25.5% ये हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने Q1 FY22 में वेज हाइक्स लिए हैं और जिस वजह से इनकी जो मार्जिन्स है उस पर इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आएगा। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वहाँ पर भी ज़्यादा बदलाव की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, करीब 2-2.25% की बढ़त के साथ 9,450 करोड़
ये फिगर हम अनुमान करके चल रहे हैं। अब देखना होगा कि कितनी अर्निंग सरप्राइज आती हुई नज़र आती है या फिर ये जो लेवल्स हैं ये लेवल से नीचे जो है कंपनी अपने नंबर्स दर्ज करती है। बट अगर आप ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग माफ़ कीजिएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस की बात करें तो उसको लेकर कंपनी की किस तरह की डील पाइपलाइन से आगे और साथ ही जो इनका BFSI सेगमेंट है वहाँ पर क्या आउटलुक है ये देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। बिल्कुल, तो ओवरऑल आउटलुक पर क्या कहना है, इस पर रखेगी नज़र। डिजिटल कारोबार जिसका लगातार रेवेन्यू शेयर बढ़ रहा है, वहाँ से कैसी परफॉर्मेंस है उस पर भी रखना पड़ेगा ध्यान। TCS नतीजों का सीजन किक ऑफ करेगी कल से। आखिरी बार TCS पर कॉल किरण जी आपने ही दी थी। मोमेंटम में रहा है बट थोड़ा कंसोलिडेशन भी देखा है हमने IT स्टॉक्स में। आपसे राय लेता हूं किरण जी और उसके बाद अनिल जी के पास चलेंगे। बताएं सर। स्टॉक सपोर्ट पे वापस एक बार आ गया है। कई बार ये 30 to 50 के लेवल्स टेस्ट कर चुका है और ये कंसोलिडेट हो रहा है, स्ट्रेंथ दिलाता नजर आ रहा है। जब तक 30 to 50 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक मुझे नहीं लगता कोई वीकनेस देखने को मिलेगी। वापस एक बार 3350, 3375, 3400 की ओर चलते नजर आएगा आते दिनों में। और अभी रिजल्ट सीजन अभी चालू होने वाला है, उसके पहले जो करेक्टिव रैली आई है वो हेल्दी है। बिल्कुल। आइए इस बीच भेल एक और स्टॉक है जो भरपूर एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। जल्दी से भेल पर एक बार आज सुबह हम बात भी कर रहे थे जब भेल की खबर आई थी और हम कह भी रहे थे कि आशु सर की तरफ से भी यहाँ पर खरीदारी की राय आई। एक बार जल्दी से अपडेट ले लें। आशु सर बताएं भेल पर अपडेट, आपका स्प्रेड और अपडेट भी। अनिल जी स्प्रेड तो बहुत प्यारा बना हुआ है 65-75 वाला, सिर्फ अनिल जी 1 रुपए कॉस्ट से और 85 तक सेफ है और मुझे लगता है 75 रुपए। ऑन द कॉन्ट्रेरी अनिल जी, मैं इसको कुणाल जी भी शायद कवर कर रहे थे सुबह, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि मेरे पास जो मतलब मेरा लेवल है कि 68 क्रॉस करते ही एक बहुत बड़ा मोमेंटम बनेगा, तो क्या वो 68 सही लेवल है? मुझे वो कुणाल जी की लिमिटेड इंटरवेंशन चाहिए थी। और अनिल जी साथ में मुझे अपडेट करना है 15,800-900 कल स्प्रेड बनाया था अनिल जी 16 रुपए पे, इस वक्त उसमें 42-45 रुपए बन रहे हैं। तो अनिल जी वो 800-900 का स्प्रेड कल तक ना लेके जाएं, आज ही बुक कर लें। 16 रुपए लगा के अनिल जी उसमें आपको मतलब और डबल से ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो स्प्रेड आज खत्म कर सकते हैं ताकि कल शांति से ओवरनाइट पोजीशन ना लेके जाएं। और अनिल जी भेल का मुझे वो लेवल कुणाल जी से जानना है कि उनके हिसाब से वो क्या लेवल है कि जिसमें अब ये बड़ा मूव जो देखने को मिलेगा। ओके कुणाल जी, आपके यहाँ भेल का क्या भाव चलता है, बताएं आशु सर को। अनिल जी देखिए बिल्कुल सही भाव है, 68 रुपए भाव है और बिल्कुल मैंने और राकेश जी ने आज सवेरे चार्ट कॉर्नर में अनिल जी खरीदारी की राय दी है, तो हम बिल्कुल हम राय हैं आशु जी के साथ। 68 रुपए पार होगा तो रॉकेट हो जाएगा, 75 रुपए तक जाएगा जिसकी कॉल उन्होंने बेची हुई है, तो 75 तक जाना चाहिए। हम बिल्कुल सहमत हैं अनिल जी, और कोई चारा भी नहीं अनिल जी। बिल्कुल, और इस भी ठीक बात है। चलिए प्यार से सही या फिर जैसे भी सही सहमत हैं, सहमति ज़रूरी है और सहमति है कुणाल जी की भेल पर खरीदारी की। आज स्टॉक में फिर से एक्शन आता हुआ दिख रहा है। एक्शन है एक और स्टॉक में, बता रहे हैं वागले साहब, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी मेरा BTST है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, 1450 का करंट भाव है। मुझे लगता है इसमें एक 25 से 30 रुपए की मूव कल पहले हाफ में ही आ सकती है, तो आपको स्टॉप लॉस 1440 का एक 10-11 रुपए का लेना होगा और आपका टारगेट 1475 का होगा। ओके, यहाँ पर खरीदारी करने की राय 1451 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट में करें खरीदारी, 1440 का आपका स्टॉप लॉस होगा और 1475 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। ये वागले साहब की तरफ से राय आती हुई दिख रही। तो स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन में बैन से बेनिफिट के लिए तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए कौन से स्टॉक्स जो बैन में आने और जाने के लिए तैयार हैं बिगुल के बाद। बताएं आशीष। अनिल जी फिलहाल 4 स्टॉक जो है बैन में है। NMDC 114% के आसपास है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट नाल्को 97%, PNB 92 और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस करीब 88% है। तो चारों में से कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 80% से घटी हो।
तो ये चारों स्टॉक जो है वो बैन में है, बैन में बने रहेंगे। इसके अलावा फ्रेश एंट्री होने जा रही है सेल की, हालांकि थोड़ा क्लोजली वॉच करना होगा क्योंकि 95.5% फिलहाल चल रही है पोजीशंस, तो 95% के मार्क को क्रॉस तक कर दिया है, हालांकि ज्यादा उससे मार्जिन से नहीं किया है, तो सेल इसकी थोड़ी संभावना बन रही है बैन में आते हुए। बाकी के जो 4 स्टॉक है वो बैन में बने रहेंगे। तो ये है आपके लिए बैन में नई एंट्री सेल की आती हुई दिख रही है। तो निकलेगा कोई भी बाहर नहीं, आने की तैयारी सेल की है, सेल आ ही जाएगा 110%। सेल का तो सिस्टम ही ये है, जिस दिन ज़्यादा रिकमेंड हो जाए उस दिन बैन में। तो पसंद है जय ठक्कर को, पसंद है कुणाल जी राकेश जी को, और आ जाएगा आज बैन में। अच्छा, मेटल में जो एक्शन हो रहा है ये बड़े शेयरों से छोटे शेयरों की तरफ भी फैलता हुआ दिखा है। एक मेटल स्टॉक जो अभी 2-3 दिन पहले ही सेठी साहब ने रिकमेंड किया था, इसलिए मेरे रडार पे आया, ये भी डे लो से डे हाई की तरफ। पेनार इंडस्ट्रीज, जरा ये स्टॉक लाइए, एक छोटी मेटल कंपनी है जहां पर अभी पिछले कुछ मिनटों में बड़ा तेज मूव आता हुआ दिखा है। दिन के लो पॉइंट से दिन के हाई पॉइंट की तरफ एकदम तेजी से बढ़ा है, और सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था, जहाँ तक मुझे याद है पिछले हफ्ते ही उन्होंने रिकमेंड किया था। बड़े ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त सेक्शन में आता हुआ दिख रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले टाटा BSL आपको सुमित जी भी रिकमेंड करके, तो छोटी छोटी शेयरों में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, कुछ तो बढ़िया खरीदारी होती हुई दिख रही है। सचिन जी जरा इसके चार्ट देखिए, क्या ये और दौड़ लगाने को तैयार है पेनार इंडस्ट्रीज? अनिल जी, पिछले 3 दिनों से तो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन नज़र आया है, बट जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 28 लेवल के आसपास, एंड जिस तरीके से इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है उसके पैटर्न टारगेट्स कुछ अराउंड 38 के आसपास के बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वहाँ तक ये मोमेंटम ज़रूर एक्सटेंड होना चाहिए। स्टॉप लॉस सिर्फ आपको लगाना चाहिए फिलहाल अराउंड 29 के आसपास, अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से ये पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था, मुझे लग रहा है इसके 38 के टारगेट जल्द ही हासिल होने चाहिए। तो 28 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, 38 होगा रिव्यू जोन। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस वक्त पेनार इंडस्ट्रीज पे स्टॉक में दमदार एक्शन आता हुआ दिख रहा है। डे हाई पर पिछले कुछ मिनटों में बड़ी तेजी बनती हुई दिखी है स्टॉक में, और इसीलिए एकदम हाईलाइट पर आया है। आइए बढ़ते आगे। मेटल शेयरों में जो एक्शन होता हुआ दिख रहा है, इसकी पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए। अनिल जी देखिए, मेटल स्टॉक्स में भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो नॉन फेरस स्पेस है, यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है। और चाइना, क्योंकि एक अपडेट हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कमोडिटी की कीमतें जो बढ़ रही हैं, मेटल की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे चीन परेशान है, क्योंकि पैंडेमिक से उभरने के बाद हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्होंने प्लान्स अनाउंस किए, उसके लिए जो है मेटल की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होगी चाइना में। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता और साथ ही साथ उत्पादक दोनों जो है चाइना है। तो वहां पर अगर थोड़ा सा भी अगर कीमतें बढ़ती हैं तो चाइना सरकार को काफी नुकसान देखने को मिलता है, जिसके चलते अगर आप देखें तो थोड़े दिन पहले चाइना के प्रीमियर ने बयान देकर यह भी कहा था कि अब वो जो है स्टेट कंपनीज को कहेंगे कि आप जो है रिजर्व को खोलिए और जो मार्केट है, मार्केट में आप सप्लाई को बढ़ाइए। और 5 जुलाई को बिल्कुल ऐसा ही होते हुए नजर आया था। 1 लाख टन कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक के जो रिजर्व्स हैं इनकी नीलामी की गई थी। यहाँ तक ही नहीं, अभी उनकी तरफ से बयान ये भी आ रहे हैं कि जो सप्लाई है इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि जो नॉन फेरस स्पेस की जो कंपनीज हैं वहां पर इसका दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कीमतें बढ़ नहीं पाएंगी। लेकिन इसके दूसरे साइड अगर आप देखें फ्लिप साइड, तो स्टील कंपनीज में आज काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। और इसके पीछे का कारण ये कि कुछ अपडेट्स ये भी आ रही थी कि चाइना क्योंकि प्रदूषण से काफी ज्यादा परेशान है, तो उन्होंने जो है अपने एमिशंस करीब 30 से लेकर 50% तक घटाने होंगे। तो वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो स्टील कंपनीज को कह रही हैं कि आप अपना प्रोडक्शन को कट करिए। और इसी खबर के चलते अगर आप देखें तो चाइना में जो स्टील के फ्यूचर्स हैं वहां पर कीमतें करीब 3 से लेकर 5% तक बढ़ती हुई नजर आई हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो निप्पॉन स्टील है, इन्होंने कार्बन स्टील पाइप्स की कीमतें करीब $90 प्रति टन के आसपास से जो है वो बढ़ाई है। और इसी का असर देखने को मिल रहा है कि अगर आप देखें तो आज स्टील स्टॉक्स में ज्यादा तेजी देखी जा रही है। बिल्कुल, तो स्टील स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन है। मेटल्स के लिए अच्छी खबर आ रही है, पर उसमें डेफिनेटली स्टील स्पेस पर आपको रखनी है नजर, जहां पर एक्शन भरपूर बनते हुए दिख रहा है। पर आइए, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के और डेज हाई पर हैं बाजार। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए।
सर अब तो डाउ फ्यूचर्स भी हल्का मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहे हैं। 30 पॉइंट्स की तेजी है डाउ फ्यूचर्स में, बल्कि अब तो 40 पॉइंट्स की तेजी लगभग आती हुई दिख रही है, तो वहां पर मोमेंटम पिकअप हो रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में बढ़िया खरीदारी है, ऑलमोस्ट आधे % की तेजी आपको दिख रही है। जो उनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उस पर और दबाव आ गया है, 1.34% के करीब आती हुई दिखी। आज शाम फेड के मिनट्स आएंगे तो वहां पर सबकी नजर बनी हुई है। और यूरोप में भी मजबूत कारोबार होते हुए दिख रहा है सर, लगभग आधे से 1% की तेजी इस समय यूरोप में भी है। तो अच्छे ग्लोबल क्यूज है, डेज हाई पर भारतीय बाजार हैं, बताएं क्या करके जाएं। तेजी करके जाना चाहिए दीप। चाहे आप 7 बजे पूछो, 8 बजे पूछो, 9:15 बजे पूछो, 2 बजे पूछो, 2:30 बजे पूछो, 3:20 पर पूछो, राय सेम है और वो तेजी की तरफ की है। लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिल रही है। अब इससे ज़्यादा मतलब क्या चाहिए, मतलब लूट लो और क्या चाहिए। 869 15,869 ये लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है, उसके ऊपर आप बंद हो रहे हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट क्लोजिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और अगर इतनी दमदार क्लोजिंग हो रही है तो फिर सोचने की बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मेरे ख्याल से तेज़ी की पोजीशन में बने रहना चाहिए। मैं एक बार आपको बता दूं कि 15,869 ये 15 जून को क्लोजिंग हुई थी। आज हम आ गए हैं कितना, 7 जून, यानी कि 3 हफ्ते बाद लाइफ टाइम हाई पर। 3 हफ्ते आपने कुछ नहीं किया, इधर उधर घूमते रहे, थोड़ा नीचे गए, वापस ऊपर गए। अच्छा, ये 3 हफ्तों में 15,869 में, राउंड फिगर में 15,870 बोल देता हूँ ताकि आपको भी ध्यान रहेगा, याद रखने में ईजी रहेगा। 15,870 की क्लोजिंग हुई। उसके बाद आपने एक भी बार 15,600 के नीचे की भी क्लोजिंग नहीं देखी। 3 हफ्तों में आपने ये देख लीजिए 200 पॉइंट की रेंज में, 225 पॉइंट की रेंज में पूरा 3 हफ्ता निकाल दिया। अब एक क्लोजिंग इसके ऊपर हो रही है। ये क्लोजिंग आज की आपको 16,000 के पार निकालेगी। सुन लीजिए अभी वापस से अच्छे से, ये आज की क्लोजिंग आपको 16,000 के पार निकालेगी। प्लस इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ने का एक कारण और है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने 35,650 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी थी, और अभी तक का जो हाई बनाया इस रनअप में वो था 35,815। ठीक है, अब आप बंद कहाँ हो रहे हैं, 35,750 के ऊपर। तो उस क्लोजिंग के ऊपर बैंक निफ्टी भी बंद हो रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही क्लोजिंग बेसिस पर आपको एक ब्रेकआउट का संकेत दे रहे हैं, इसलिए आपको तेजी करके जाना चाहिए। अब आपको अगर रिस्क लगती है और रिस्क नहीं भी रखती, तो जैसा आशु सर कह रहे हैं कि भाई सावधानी हमेशा रखना ज़रूरी है, तो आपके लिए सावधानी रखने में क्या करना है, 15,700 का पुट खरीद लो, 35,500 का पुट खरीद लो, या आपको लगता है तो 36,100 36,200 का कॉल बेच दो। अगर बेचना है तो आपको प्रीमियम खानी है और मार्जिन देने के ज़्यादा पैसे हैं तो आप बेच सकते हो। आप 16,100 का, 16,000 का, जो आपको ठीक लगे वो बेच सकते हो। बट आपको रहना तेजी में, ये क्लियर कट है, ये ध्यान में रखिए। जी दीप। बिल्कुल, तो तेजी में रहना है, हेज अपने रिस्क और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बनाकर चलें, बट तेजी की पोजीशन के साथ ही चलिए। 16,000 की तरफ अब निफ्टी अपनी नज़र बनाते हुए दिख रहा है, और यहाँ पर मोमेंटम और आपको बाजार में बनते हुए दिखेगा ही। चलिए क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। कुछ कॉल्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप हमारे एक्सपर्ट्स का फाइनल व्यू ले लें। आशु जी, डिलीवरी पिक नाल्को 82.5 के लेवल्स पर दी थी, 85 के लेवल्स पर आ रहा है, पर आशु जी ने कहा है कि इस पर रखिए नज़र, ये 100 की तरफ जाते हुए दिखेगा। साथ ही सेल, एक बार जरा बंसल जी से इस पर बंसल जी की राय ले लूं, बिकॉज बंसल जी वायदा कारोबार के बैन में आ सकता है, जैसा आशीष हमें बता रहे थे, बॉर्डर पर है। सेल अगर पोजीशन ली है तो क्या करना चाहिए सर, डिलीवरी में कन्वर्ट करें या कैरी फॉरवर्ड करें इसको? देखिए दीपांशु, कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखें तो नेल्को भी बैन के अंदर है और वो बढ़ रहा है। तो कुछ स्टॉक्स हैं ऐसे, सेल, भेल, नेल्को, ये बैन में भी चलते हैं। तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें, जिन्होंने लिया है वो तो होल्ड कर सकते हैं, और बैन में आने के बाद कोई लेना चाहेगा तो दीपांशु कैश में ही लेना पड़ेगा। तो ये है आपके लिए राय सेल पर। इस बीच एक स्टॉक जो आइडेंटिफाई किया है किरण जी ने, इक्विटास, अब 20% के ऊपरी सर्किट पर जा पहुंचा है। क्या गजब का आइडेंटिफिकेशन और बहुत ही कॉन्फिडेंस है। जब मैं बोल रहा था 99 से 100 कर दें तो उन्होंने बोला स्टॉप लॉस आएगा ही नहीं। ये कॉन्फिडेंस जो था इक्विटास होल्डिंग का वो नजर आ रहा है। इक्विटास और उज्जीवन भाई भाई माने जाते हैं शेयर प्राइस के एक्शन के लिहाज से। जरा इस पर राय दीजिए। अच्छा, इस पर राय दें उज्जीवन पर। क्या इक्विटास के बाद उज्जीवन भी चल सकता है? उससे पहले एक मिनट, एक बड़ी खबर आती हुई
दिख रही है, जरा फुल फ्रेम में दिखाइए। आरसीएफ के लिए बहुत बड़ी खबर है, आरसीएफ पर फोकस कीजिए। आरसीएफ के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है और गेल के साथ प्राइसिंग विवाद सुलझाया है। 1440 करोड़ का एक मामला था, उसे सिर्फ 87 करोड़ में 87 करोड़ में सुलझा दिया। तो गेल के लिए, आरसीएफ के लिए ये बहुत बड़ी खबर होती हुई दिख रही है इस वक्त। आरसीएफ के लिए बड़ी खबर है, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। गेल के साथ प्राइसिंग विवाद सुलझा दिया। देखिए स्टॉक डे हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है आरसीएफ 88 रुपए के आसपास। तो बड़ी खबर ये आरसीएफ के लिए आती हुई दिख रही है, बड़ी राहत की बात है। आप समझ सकते हैं कि देखिए 1440 करोड़ का मामला अगर आपके लिए इतने कम में सुलझ जाए तो इससे 87 करोड़ यानी कि देख लीजिए आपके लिए इतना कम में मामला सुलझता हुआ दिख रहा। तो ये एक बड़ा दावा था जो आरसीएफ के अगेंस्ट में था 1440 करोड़ का, वो सिर्फ 87 करोड़ में गेल ने सुलझाया। तो गेल के साथ प्राइसिंग विवाद, दो बढ़िया खबरें। पहला, प्राइसिंग विवाद किसी भी तरह का सुलझे, खत्म हो, अच्छी बात है। और दूसरा, कम से कम नुकसान के साथ सुलझ जाए, वो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात। आरसीएफ ये है स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ, डे हाई पर पहुंचता हुआ आरसीएफ। जरा राय दीजिए बंसल जी, आरसीएफ के चार्ट्स। अनिल जी, आरसीएफ के चार्ट देखें तो चार्ट्स पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट इसके अंदर एक बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 88 रुपीज की नेकलाइन टूटी है, 88.80 चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक मिस हो गया है, जिनके पास है होल्ड करें। और टेक्निकली यहाँ पर 93.5 94 का पहला टारगेट बैठता है और स्टॉप लॉस आता है 86 रुपीज 15 पैसा का। ये है आपके लिए इस वक्त बड़ी खबर आरसीएफ पर आती हुई दिख रही है और गेल पर आती हुई दिख रही है। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंजेस पर आ चुकी है आरसीएफ की तरफ से। ये है बड़ी खबर इस वक्त आपके लिए। तो आरसीएफ का स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ इन खबरों के दम पर इस वक्त आपके लिए। आइए, वक्त कम है इसलिए मैं बिगुल बजाए बगैर ही जय से लेता हूं उनका जैकपॉट शेयर। जय बताइए। अनिल जी, आप जो निफ्टी के बारे में बता रहे थे, मैं उसके बारे में एकदम सहमत हूँ। निफ्टी पर ही कॉल है। 15 जुलाई की एक्सपायरी का 15,900 का कॉल खरीदना है 95 पर। 15 जुलाई का 15,900 के स्ट्राइक का 95 पर कॉल ऑप्शन खरीदना है। 55 का स्टॉप लॉस रहेगा, 40 पॉइंट एग्जैक्टली नीचे। फर्स्ट टारगेट जो बन रहा है वो है 137 का, सेकंड टारगेट बनेगा 153। ये दो टारगेट्स के लिए निफ्टी का 15,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग एनर्जी देखने मिल रही है मार्केट में और आई थिंक ये चांस लेकर हम चल सकते हैं कि अभी हमें डेफिनेटली एक अच्छा सस्टेन ब्रेकआउट देखने मिले। 15,900 के ऊपर क्लोज आया नहीं एनर्जी, बट मैं प्रीएम कर रहा हूं। तो ये है आपके लिए 15,900 के ऊपर जाने की तैयारी कल निफ्टी की हो सकती है और उसे प्रीएम्प्ट करते हुए जय आपके लिए यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। बिल्कुल जय, प्रीएम्प्ट करना एकदम सही भी है। इनफैक्ट मैं इसे प्रीएम्प्ट करना मानता भी नहीं। ये बड़ा एविडेंट और ऑब्वियस है। लाइफ टाइम हाई पर आप बंद हो रहे हैं और जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं उससे मुश्किल से 20 पॉइंट नीचे है। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि कल ये लेवल आपको पार होता दिखे। और निफ्टी बैंक भी 1500 पॉइंट ऊपर बंद होने की तैयारी में। तो कहाँ देखिए सुबह उतरे हुए चेहरे, उदास, दुखी, परेशान, 75 पॉइंट नीचे और 3:30 बजे देखिए कहाँ है उदासी, कहाँ है सुस्ती, कहाँ है परेशानी। जितने नीचे दिख रहे थे एसजीएक्स निफ्टी पर उतने ही मजबूत बंद हुए हैं 62 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर डे हाई पर। बैंक निफ्टी 180 अंक ऊपर डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स आपके लिए। दीप, ये है प्रोविजनल क्लोजिंग। जो एक्शन वाले स्टॉक्स रहे जरा एक बार आप बता दीजिए। बिल्कुल सर, और लगातार दूसरे दिन डेज हाई पर बाजार बंद होते दिख रहे हैं और साथ ही नए रिकॉर्ड क्लोजिंग निफ्टी के है सेटल होने देते हैं, बट डेफिनेटली नई रिकॉर्ड क्लोजिंग आपको निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। मेटल स्टॉक्स शानदार तेजी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को टॉप गेनर्स आपके लिए। बजाज फिनसर्व एक बार फिर से एक्शन में। एचडीएफसी लिमिटेड आज अच्छी तेजी इस पर आती हुई दिखी और बाजार को सहारा दे रहा है। सुबह से ही इंडसइंड बैंक पर आपने खरीदारी देखी है। नेस्ले, मैगी की सेल्स बढ़ती हुई दिख रही हैं, नजर रखिए इस काउंटर पर। एसबीआई, आईटीसी से भी थोड़ा पार्टिसिपेशन आपको दिखा है। 10-12 स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में थे, जहां पर आपने टाइटन पर 2% की गिरावट देखी। क्वार्टरली अपडेट्स ठीक ठाक थे इनके और रिलायंस इंडस्ट्री से आज आपको सहारा नहीं मिला है। 0.8% की गिरावट के साथ ये काउंटर बंद हुआ। वायदा कारोबार की बात करें तो बीएचईएल शानदार मोमेंटम 6%, नैल्को 5.5%, भारत फोर्ज 5% और लंबे समय बाद ब्रेकआउट दिखाता हुआ
आपको आरबीएल बैंक 5% की तेजी। सेल शायद कल बैन में आ जाए, पर आज अच्छी तेजी थी, 4.5% ऊपर। बर्जर पेंट्स, इंडियन होटल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, दीपक नाइट्राइट, कोलगेट, इंटरग्लोब, ग्रैन्यूल्स, मुथूट और एम्फोसिस कुछ और काउंटर्स जहां पर तेजी रही। पीवीआर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। औरो फार्मा में मामूली गिरावट आपने देखी। इन्फो एज, सीमेंस, सन टीवी, मारुति और एसबीआई लाइफ कुछ और काउंटर्स जहां पर वीकनेस दिखी। बट सबसे ज्यादा मोमेंटम एक बार फिर से ब्रॉडर मार्केट्स में था। कैश स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन। हमारे रिकमेंडेड स्टॉक स्टार पेपर जहां पर आपने 10% से ज्यादा तेजी देखी। शेषशाही पेपर आज का स्टॉक ऑफ द डे जबरदस्त एक्शन दिखाता हुआ आपको। जेके पेपर पर भी अच्छी खरीदारी दिखी। इक्विटास होल्डिंग्स 18% ऊपर। मोल्टेक टेक्नोलॉजीज बढ़िया एक्शन यहां पर। रेन इंडस्ट्रीज, मोतीलाल ओसवाल, कार्बोरेंडम और लगातार तीसरे दिन तेजी में महिंद्रा हॉलिडेज 7% ऊपर ये काउंटर बंद हुआ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा एक्शन यहां पर। और आरसीएफ क्लोजिंग पर जबरदस्त स्पाइक आते हुए दिखा। जो 1440 करोड़ का सेटलमेंट था वो सिर्फ 87 करोड़ में कंपनी ने किया, तो वहां पर भी बढ़िया तेजी बनी। तो ओवरऑल अनिल जी बढ़िया एक्शन बाजार का एक बार फिर नई रिकॉर्ड क्लोजिंग निफ्टी पर आती हुई दिख रही है सर, और लगातार दूसरे दिन डेज हाई पर बंद हो रहे हैं बाजार। बिल्कुल, तो आज बेहतरीन क्लोजिंग रिकॉर्ड बनते दिख रहे हैं भारतीय बाजारों में। अब तक की सबसे ऊपरी स्तरों पर क्लोजिंग आपको होती हुई दिख रही है निफ्टी की। अब से सबसे ऊपरी स्तरों पर क्लोजिंग होती दिख रही है सेंसेक्स की। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन इस रनअप में सबसे हाईएस्ट लेवल पर बंद हुआ है। 35,650 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी के लिए भी आती हुई दिख रही है। तो ये है भरपूर एक्शन वाला आपके लिए दिन, जहाँ पर बिल्कुल शुरुआत के विपरीत क्लोजिंग होती दिख रही है। और क्या चाहिए, बहुत ही बेहतरीन। आइए, बाजार बंद होने के बाद का एक्शन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वर्क फ्रॉम होम में लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है कि चलो आना जाना नहीं पड़ता। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ठीक है, नहाना धोना नहीं पड़ता। मतलब वो उस लेवल का कि रोज़ शेव करो, रोज़ नए कपड़े आयन वायन करो, ये करो, सूट वूट पहनो। मतलब बहुत सारी लिबर्टी आप लेते हैं ना वर्क फ्रॉम होम में, करेक्ट। तो वो वाला जो मामला है ना, उसमें लोगों को लगता है ये क्या बढ़िया फर्स्ट क्लास लाइफ है, एकदम बढ़िया। तो जो एंजॉय कर रहे हो तो कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हो उनके लिए भी एक समस्या है। ऑफिस आना समस्या है तो घर से काम करना भी समस्या है। क्यों है? इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग शो है आज शाम को 5 बजे। कई सारी कंपनियां ऐसी है और कई सारे कर्मचारी एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनके लिए वर्क फ्रॉम होम मज़े वाली बात नहीं है। अब वो पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं कि भाई आपको घर पे रहते तो घर के 50 काम करने पड़ते हैं या सुनना पड़ता है, वो अपना अपना पर्सनल प्रॉब्लम, वैसा नहीं। इन जनरल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत लोगों के बीमार हो रहे हैं। और WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम में आमतौर पर लोगों को एक हफ्ते में 55 घंटे या उससे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अब 55 घंटे तो बहुत ज़्यादा होता है, और इसका असर जो लोगों की सेहत पर पड़ रहा है वो एक बड़ा खतरा है। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे 2 चीज़ों पर। एक, वर्क फ्रॉम होम में आप सबको अपने आप को फिट कैसे रखना चाहिए और फिट रखने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। और दूसरा ये, जो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हम उसमें चर्चा तो कर ही सकते हैं, करवा पाए ना करवा पाए, इतना तो कह तो सकते हैं कि कंपनियों को क्या करना चाहिए अगर वो अपनी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवा रही हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मसलन कि मतलब देर सवेर, लंबे वर्क आवर्स, वो मतलब विश लिस्ट तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो एक तरफ है। और दूसरी तरफ ये है कि क्या आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसी पर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। अच्छा, उनसे राय लें उससे पहले कुणाल जी की वर्क फ्रॉम होम को लेकर जो अंदर का दुख, पीड़ा, दर्द बाहर आने को तैयार है। जी कुणाल जी, आपकी क्या समस्या है? आप तो नौकरी नहीं कर रहे, आपको क्या दिक्कत है? अनिल जी देखिए, मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ अनिल जी, लेकिन दफ्तर को मिस कर रहा हूँ। अनिल जी, आपने जो तर्क दिया बिल्कुल 100% सही है कि घर पर ज़्यादा काम करना पड़ता है। और अनिल जी, सबसे बड़ा दुख यह है कि इस काम को अब कोई काम नहीं मानता है। लोगों को लगता है कि आप घर पर ही तो बैठे हो। तो अनिल जी, जो पहले एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, अनिल जी अब लगता है कि भाई घर पे बैठे हुए हैं तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो अनिल जी, घर पर काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसको सम्मानजनक ढंग से अनिल जी देखा जाना चाहिए। हाँ, अब समझ में आया घर पे काम करने वालों को कितना सम्मान देना चाहिए जब घर पे रहने लगे। पहले बहुत लोगों की सोच, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, अगर आपको लग रहा हो तो अलग बात है। बहुत लोगों की पहले यही सोच थी कि हम ऑफिस जाते हैं, हम ही काम करते हैं, घर पर जो हमारी बेटर हाफ है या फिर फीमेल मेंबर्स हैं वो थोड़ी कोई काम करती है, उनका क्या काम, कुछ नहीं, आप दिन भर क्या करते हैं। तो अब आपको पता चला है कि घर पर रहना अपने आप में बड़ा काम है। मुझे याद है एक बार एक पैनल डिस्कशन में मैं नीलेश भाई के साथ था, नीलेश शाह जो हमारे कोटक म्यूचुअल फंड के MD है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से
मतलब एक फंड मैनेजर को महिलाओं की तरह होना चाहिए, मल्टीटास्कर, कि एक साथ महिलाएं कितने काम एक साथ कर सकती है। वो काम अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में करना सीख जाएं तो कमाल ही कर डालें। हमें सिखाना पड़ता है, ट्रेनिंग दे दे कि ये मल्टीटास्किंग करो, ये करो, वो करो। जैसे मैं एंकरिंग कर रहा हूँ तो शायद मुझे प्रोडक्शन नहीं आता होगा या 250 चीज़ें हैं, लेकिन महिलाओं को देखिए क्या नहीं कर सकती। चलिए, लेकिन फिलहाल आज का टॉपिक ये है कि आप अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रखें। सिंपली HR सॉल्यूशंस के मैनेजिंग पार्टनर रजनीश सिंह साहब होंगे हमारे साथ, और यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद की चीफ डाइटिशियन डॉक्टर के सुनीता प्रेमलता, ये दोनों करेंगे हमसे बातचीत, बताएंगे कि वर्क फ्रॉम होम में आप अपनी सेहत का, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की सेहत का कैसे रखें ख्याल। आइए बढ़ते हैं आगे। 6:30 बजे मनी गुरु में हम आपको बताएंगे निवेश में नॉमिनीज की क्या अहमियत है, नॉमिनीज के क्या अधिकार होते हैं, नॉमिनीज बनाना क्यों ज़रूरी है, नॉमिनी नहीं बनाए तो समस्या क्या है, और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी कैसे क्लेम कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। और ये नॉमिनेशन वाले जो नियम हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हाल ही में कुछ एक ऐसे केसेस मेरे सामने आए जिसमें कई बार क्लरिकल एरर्स है, कई बार ओवरसाइट, भूल गए, ध्यान नहीं दिया, नॉमिनेशन नहीं किए। और अगर आपने नॉमिनेशन नहीं किए हो तो, और भगवान न करे जिसका इन्वेस्टमेंट है उसकी डेथ हो जाए तो पीछे बड़ी समस्या आती है। वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना, कोर्ट का लंबा प्रोसेस, पैसे भी लगते हैं, ड्यूटी लगती है, उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट आपके नाम में ट्रांसफ़र होते हैं, तो लंबी प्रोसेस। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैंने सोचा कि इस पर एक स्पेशल शो करवाया जाए, सबको अवेयर किया जाए, अलर्ट किया जाए। तो ज़रूर देखिएगा म्यूचुअल फंड में नॉमिनी के नियम, आज शाम 6:30 बजे मनी गुरु में, और रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री के। आमतौर पर राजनीति की हम चर्चा तो कम करते, लेकिन आज तो करनी पड़ेगी भाई, इतना बड़ा देश में काम होने जा रहा है। मंत्रिमंडल का फेरबदल और विस्तार, कई मंत्री इस्तीफे पर इस्तीफा दे रहे हैं और कई नए चेहरों को मिलेगा मौका। तो आज दिन भर जो कुछ हुआ है राजनीति में, जो कुछ इस्तीफे हुए हैं, जो कुछ नए नाम चल रहे हैं, जो कुछ बदलाव हो रहे हैं, कैबिनेट में कौन अंदर आएगा, कौन बाहर निकला है, इसका पूरा विश्लेषण। मोदी सरकार नए सिपह सालार, ये है आज की कवर स्टोरी। दूसरी कवर स्टोरी है तीसरी लहर मुंबई पर असर। देखिए, तीसरी लहर को हम भूल नहीं रहे हैं, न भूलने दे रहे हैं। इसका मतलब डराना नहीं है, इसका मतलब आपको सावधान रखना है, अलर्ट रखना है, और ये नहीं भूलने देना है कि कोरोना चला गया है, कोरोना है और हमें आगे ना आए, इसके लिए सावधान रखना है। मुंबई ने तीसरी लहर से लड़ने के लिए ऑलरेडी कमर कस ली है। BMC का कहना है कि सितंबर अक्टूबर तक तीसरी लहर आएगी, लेकिन इस तीसरी लहर के लिए मुंबई की क्या तैयारी है, असर होगा क्या, होगा तो कितना, और हम कैसे लड़ेंगे, ये है आज की कवर स्टोरी नंबर 2। ज़रूर देखिएगा, तीसरी लहर मुंबई पर असर। इसके अलावा देश दुनिया की सारी खबरें आपको इंडिया 360 डिग्री में मिलेगी, मिस नहीं करना है। ओके, फाइनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 61 पॉइंट की तेजी के साथ 15,879 पर, पहले 15,869 था, अब 10 पॉइंट हायर से लाइफ टाइम हाई मिली 79। 80 हो जाता तो याद रखना कितना ईजी होता है, लेकिन फिर भी वैसे राउंड फिगर करेंगे तो 80 होता है। 879.65, 15,880 ये लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग आपके लिए। सेंसेक्स में लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिली है 53,000 के ऊपर पहली बार, 53,054 की, 53,054, ये याद रखना है, 53,054, बड़ा इजी है, ये याद रह जाएगा। और बैंक निफ्टी ने भी इस पूरे रनअप की अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग दी है 35,771 की। तो ये है आपके लिए बेहतरीन लेवल जिन पर आज बाजार हुए हैं बंद। आइए विदा लेने का वक्त है आप सभी से। आशु सर, वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी, जय ठक्कर साहब और किरण जी, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।